नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे सिविल स्टैप आईएएस चैनल पर हमने अपनी प्रतिबद्ध सीरीज यहां आपके लिए हम लेकर आए हैं और इस सीरीज में हम GS1, GS2, GS3 और GS4 ये सभी जो है एग्जाम्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के लिए, इनकी तैयारी हम आपके साथ जो है वो साझा कर रहे हैं। देखिए, आप इस तैयारी के दौरान आंसर राइटिंग जो है उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे और इसमें हम इंपॉर्टेंट जो है वो की कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए बारीकी से उनका अध्ययन कराएंगे। इसके जरिए आप अपने यूपीएससी मेंस के आंसर्स को एनरिच कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना विषय। और इस टॉपिक में हम पूरा जो है ये पूरा टॉपिक ऑल अबाउट पेंटिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस एंड ऑल द की कॉन्सेप्ट्स विल बी कवर्ड अंडर दिस, जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, पेंटिंग वैसे तो बड़ा एक सादा विषय दिखता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है इन पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस। तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्यों है? क्योंकि बहुत सारी वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स जो है हमारे इंडियन हिस्ट्री के एवोल्यूशन में हमने देखा है कि जैसे जैसे समय गुजरा है अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं पेंटिंग बनाने के लिए, चाहे वो कलर्स हो, ब्रश हो, उसके अलावा पैलेट यानी बेस हो, वो सब अलग अलग इस्तेमाल किए गए। आर्टिस्टिक इनोवेशंस और आर्टिस्टिक टेक्निक्स में बदलाव आते रहे। आर्टिस्ट ने इनोवेशन किया और टेक्निक भी हमेशा बदलती रही है। ठीक है, साथ ही क्रोनोलॉजी से भी फर्क पड़ता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी मतलब जब समय के साथ साथ चीजों की अवेलेबिलिटी बढ़ती गई और ज्यादा बेहतर पेंटिंग्स जो है वो हमें दिखने लगी, उसके अंदर ज्यादा क्रिएटिविटी दिखने लगी। तो ये हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और मैं आपको इसमें कुछ बेसिक चीजें बताते हुए चलूंगा एक एक करके। चले शुरुआत करते हैं। तो माई सेल्फ हितेश कौशिक, सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत कर देता हूं और आज का हमारा विषय है इंडियन पेंटिंग। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पेंटिंग्स इस टॉपिक में ना हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे पेंटिंग्स के, जो भारत में अब तक बनाई गई हैं। मानव इतिहास में जब से पेंटिंग्स बनानी शुरू की गई थी, या भारत में मानव के इतिहास में जब से पेंटिंग्स बनानी शुरू की गई थी, वहां से हम पेंटिंग्स को पढ़ना शुरू करेंगे। और कहां तक पढ़ेंगे? मॉडर्न एरा तक, या और कंटेम्पररी फोक पेंटिंग्स, वो सब हम कवर करेंगे ये आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होने वाली है आपके लिए और इसमें पेंटिंग्स विषय को हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और हर बारीकी को समझेंगे जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। देखो, एक चीज है, मैंने जैसा आपको बताया कि हम शुरू से लेकर आखिर तक जो भी एवोल्यूशन हुआ है पेंटिंग में और पेंटिंग कल्ट में, वो हम पूरा समझेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेट्स एंड क्रोनोलॉजी। ठीक है, डेट्स एंड क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी हम समझेंगे। देखिए, चाहे प्री हिस्टोरिक एरा की पेंटिंग्स हो, उसके बाद फिर रॉक कट पेंटिंग्स हो, चाहे उसके बाद फिर मेडिवल एरा की पेंटिंग्स हो, मॉडर्न पेंटिंग्स हो, या फिर कंटेम्पररी फोक पेंटिंग्स हो, सब में तारीखों की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डेट्स और क्रोनोलॉजी हम समझते चलेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे रीजन, कहां पे किस प्रकार की पेंटिंग बनाई गई, भारत के किस हिस्से में, तो वो रीजन भी साथ साथ हम देखते चलेंगे। तो देखो, पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम उनकी डेट्स और क्रोनोलॉजी की स्टडी करेंगे। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में हम उसके रीजन की स्टडी करेंगे, कहां पे किस प्रकार की पेंटिंग्स बनाई गई। ठीक है, और तीसरा है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में हम पेट्रनेज देखेंगे कि कौन से राजा, कौन से रूलर्स या कौन सी डायनेस्टी ने किस तरीके की पेंटिंग्स को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। उसके अलावा अब हम क्या देखेंगे? फिर हम आते हैं कि आर्टिस्टिक टेक्निक और यूज ऑफ मटेरियल पे। नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक टेक्निक एंड यूज ऑफ मटेरियल। तो आगे हम देखेंगे कि आर्टिस्ट ने क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स यूज की डिफरेंट पीरियड्स में, डिफरेंट एराज में, और साथ ही क्या मटेरियल में भी बदलाव आए समय समय पर, ब्रश बनाने का हो, चाहे कलर बनाने का हो, या फिर बेस ऑफ द पेंटिंग या पैलेट ऑफ द पेंटिंग उसका हो। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। साथ ही फिर आखिरी हिस्से में जब हम जाएंगे तो हम समझेंगे कि पेंटिंग्स को बनाने के पीछे पर्पस क्या था। भाई, पर्पस भी तो होगा ना कोई, उस टाइम जिसने भी पेंटिंग बनाई तो पीछे पर्पस तो कुछ होगा। ठीक है, पर्पस जब समझ लेंगे तो फिर हम समझेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है, क्या वो उस समय पे सर्व करता था नीड्स, तो वो भी हम देखेंगे। और साथ ही में और लास्ट में हम देखेंगे इंपैक्ट, कि क्या
इन पेंटिंग्स ने हमारी संस्कृति पे, हमारे तौर तरीकों पे, हमारे रिलीजन पे क्या इंपैक्ट्स डाले, वो सब हम इसी लेक्चर में देखेंगे। चलो चलते हैं आगे। अब ये देखो की एस्पेक्ट्स में एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। तो पहला ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में हम रीजन देखेंगे, कहां पे कौन सी पेंटिंग बनाई गई, भारत के किस हिस्से में। दूसरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर हम डेट्स और क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा पेट्रनेज, यानी कि अब पॉलिटिकल एंगल के कौन से डायनेस्टी, कौन से रूलर ने किस तरीके की पेंटिंग्स बनवाई या किसको बढ़ावा दिया, अगर किसी में जो है वो पेट्रनेज है, वो सारे हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, पहले हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल एंगल जो है वो कवर करेंगे पेंटिंग्स का। साथ ही में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस, पर्पस, रिलीजियस, सोशल या कमर्शियल, किस पर्पस से बनाई जाती थी वो पेंटिंग्स, या फिर इंपैक्ट भी एक और चीज है, इंपैक्ट देखेंगे। और फिर देखेंगे आर्टिस्टिक टेक्निक, कि क्या टेक्निक्स यूज की गई आर्टिस्ट के द्वारा अलग अलग एरा में पेंटिंग बनाने के लिए, और मटेरियल क्या यूज किया गया। और साथ ही पैलेट यानी बेस, आधार किस चीज का बनाया, क्या दीवारों पे पेंटिंग बनाई, क्या कपड़े पे बनाई, क्या जो है उन्होंने एक जो है वो लाइमस्टोन बेस बनाया। हर जगह अलग अलग उन्होंने टेक्निक्स यूज की, मटेरियल यूज किया, और अलग अलग थीम्स भी रही, ठीक है। पेंटिंग्स में हमेशा अलग अलग थीम, जैसे अगर हम बात करते हैं कि शुरुआती पेंटिंग जो भारत में बनी तो वो केव पेंटिंग्स थी, और या ये गुफाओं की दीवारों पे बनाई गई थी, केव्स की दीवारों पे बनाई थी बहुत प्रिमिटिव लोगों ने, और बहुत पुराने एरा के लोगों ने उन्हें दीवारों पर बनाया था। तब वो क्या करते हैं, हंटिंग सीन्स डिपिक्ट किए हैं उन्होंने, तब उन्होंने कहीं पर जो है डेली लाइफ के सीन्स डिपिक्ट किए हैं। लेकिन आगे चल के रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो रिलीजियस थीम के साथ या रिलीजन को दिमाग में रख के जो है वो पेंटिंग्स बनाई जाने लगी। फिर कहीं पर सोसाइटी को शो करने के लिए या जो सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को शो करने के लिए भी पेंटिंग्स बनाई गई। तो ये इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। अब हम एक एक करके इसके की एस्पेक्ट्स को डिवाइड कर लेंगे। देखो जो मैंने इस तरफ लिखे हैं, एक तरफ लेफ्ट साइड पे रिलीजन आप देख पा रहे हो, डेट क्रोनोलॉजी देख पा रहे हो, और पेट्रनेज देख रहे हो। हम सबसे पहले ये वाले तीन एस्पेक्ट्स देखेंगे पेंटिंग्स के, फिर हम जाएंगे आर्टिस्टिक टेक्निक, मटेरियल यूज, थीम और पैलेट पे, और उसके बाद फिर आखिरी हिस्से में हम इंपॉर्टेंस, पर्पस और इंपैक्ट देखेंगे, ठीक है। तो वो आखिरी हिस्से में देखेंगे। तो हम इस लेक्चर को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। की एस्पेक्ट्स में सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं। सबसे पहली पेंटिंग्स हमें किसी एरा की जो भारत में मिलती है, तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उसकी पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। उसमें हमें कुछ केव्स हमें मिली है जिसके अंदर दीवारों पे कुछ चित्र बनाए गए थे उस समय के प्री हिस्टोरिक पीरियड के मैन के द्वारा। वो सबसे पुरानी जो है वो पेंटिंग्स भारत में मौजूद है। उसके बाद फिर एंशिएंट पीरियड में हम जो पेंटिंग देखते हैं मेनली रॉक कट, जो ये भी केव पेंटिंग्स ही है, मोस्ट ऑफ देम आर केव पेंटिंग्स, एंशिएंट से मेडिवल तक शुरुआती एंशिएंट पेंटिंग्स। उसके बाद फिर मेडिवल पीरियड पेंटिंग्स जो इस्लामिक एरा में रही, या फिर जब इस्लाम भारत पहुंचा तो उस समय पे किस तरीके की पेंटिंग्स बन रही थी भारत में अलग अलग हिस्सों में, और आखिर में फिर मॉडर्न एरा पेंटिंग्स हम देखेंगे। तो ये क्रोनोलॉजी एक सीक्वेंस है जो हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब एक चीज है, पहले हम, अगर मैंने शुरुआत में अभी आपसे बोला था, जैसे अगर आप यहां देखें तो मैंने अभी कहा था प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से हम शुरुआत करेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में सबसे पहले क्या है, आइसेज। आइसेज अगर मानव इतिहास पे जाते हैं, मानव इतिहास की जनरल क्रोनोलॉजी को समझते हैं, तो सबसे पहले आता है आइसेज, ठीक है जी। सबसे पहले क्या आता है, आइसेज। आइसेज के बाद फिर आता है स्टोन एज। स्टोन एज जो है ऑल्दो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं आगे, स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक फेजेस। उसके बाद आता है चाल्कोलिथिक फेज, जिसमें इंसान ने कॉपर जो है एक मेटल खोज लिया था। ऑल्दो उसकी डिपेंडेंस तब भी पत्थर पे ज्यादा थी, स्टोन पे या लिथिक पे, और इसी वजह से इस फेज को चाल्कोलिथिक फेज या चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। और उसके बाद फिर इंसान ने ब्रॉन्ज खोजा, कॉपर के अंदर इंप्योरिटीज ऐड करके ब्रॉन्ज खोजा। अब एक चीज है, अगर आप देखें यहां पर ये जो मैंने बताया आइस एज, स्टोन एज, चाल्कोलिथिक एज, ठीक है। अगर स्टोन एज को जैसे मैंने आपको बताया था ना, डिवीजन देख लो, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये जैसे स्टोन एज के अंदर ही तीन डिफरेंट एराज हैं, पैलियो सबसे पहले, मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक, ठीक है। लेकिन आइस एज, स्टोन एज और चाल्कोलिथिक, इस
इस पूरे एरा को हम क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री का फेज कहते हैं या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड में जितनी भी पेंटिंग्स हमें मिली हैं वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स कहलाएंगी। ठीक है जी। और इसको प्री हिस्ट्री कहने के पीछे का रीजन समझ लो। प्री हिस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में, प्री हिस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में हमारे पास जितने भी एविडेंसेस हैं वो कैसे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है। तो द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटन एविडेंस, दैट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री कौन सा पीरियड है? प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है द पीरियड फॉर विच वी हैव रिटन एविडेंसेस बट वी आर नॉट एबल टू डिसिफर द स्क्रिप्ट फॉर द पीरियड, वो क्या कहलाता है? प्रोटो हिस्ट्री। ब्रॉन्ज एज, सिंधु घाटी सभ्यता का समय, ये हमारे यहां पर प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या समझना था? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में समझना था। तो स्टोन एज से और चालकोलिथिक एज से जो हमें पेंटिंग्स मिलती हैं, दे आर ऑफन नोन एज प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स इन इंडिया। ठीक है, तो अब ये देखो, हम अपनी पेंटिंग्स को एरा वाइज डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आएगी आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर आपकी आएगी केव पेंटिंग्स, देन फिर आपकी मेडिवल पेंटिंग्स। केव पेंटिंग मेनली एंशिएंट एरा से लेके अर्ली मेडिवल एज तक चलती है केव पेंटिंग्स। उसके बाद फिर मेडिवल पेंटिंग्स, ठीक है, फिर मॉडर्न एरा पेंटिंग्स और फिर फोक पेंटिंग्स ऑफ कंटेम्पररी इंडिया। तो ये हम 5 जो है वो फेजेस में, क्रोनोलॉजी में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, मॉडर्न पेंटिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मॉडर्न पेंटिंग्स बिफोर इंडिपेंडेंस एंड फोक पेंटिंग्स विच आर स्टिल इन फैशन और स्टिल इन वोग, तो वो हो गई आपकी फोक पेंटिंग्स। ठीक है जी। तो अब पहली बात मैंने आपको कहा था, हम रीजन यानी कि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, डेट्स क्रोनोलॉजी यानी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, पेट्रनेज यानी पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये सब पढ़ते हुए चलेंगे पेंटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। 3 चीजें मैंने कहा, पीरियड, डेट, क्रोनोलॉजी यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी कि आपका क्या हो गया, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, और पेट्रनेज यानी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास सबसे पुरानी जो पेंटिंग्स मौजूद हैं वो हमें कहां से मिलती हैं? एक तो भीमबेटका की पेंटिंग्स है। उसका पीरियड जो है वो क्या है? भीमबेटका का पीरियड है पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक फेज के बीच में जो पेंटिंग्स है वो हमें मिलती हैं भीमबेटका से। मिर्जापुर से हमें जो है वो अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक फेज की पेंटिंग्स मिलती हैं। पंचमढ़ी से मेसोलिथिक फेज की पेंटिंग मिलती है। ठीक है, लखुदियार से अपर पैलियोलिथिक से चालकोलिथिक फेज तक की पेंटिंग्स मिलती हैं। और ये 3 लोकेशंस है, कुपगल्लू, पिकलिकाल, तेकालकोटा, ये 3 जगहें जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, यहां नियोलिथिक फेज की पेंटिंग हमें मिलती है। और लास्ट है लानगंज जो है, यहां पर हमें मेसोलिथिक फेज की पेंटिंग मिलती है। देखो, अब भीमबेटका कहां है? ऑब्वियसली ये बहुत फेमस साइट है भारत में जो है वो स्टोन एज की। तो ये कहां पर मौजूद है? मध्य प्रदेश में मौजूद है। उसके अलावा आप देखो तो मिर्जापुर सीरीज ने फेमस कर ही दिया है, उत्तर प्रदेश में है। पंचमढ़ी जो है ये हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लखुदियार हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके अलावा ये तो हमने अभी बता ही दिया, ये 3 साइट्स जो है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं। और उसके अलावा लानगंज, ये जो आखिरी जो हमारी जो पेंटिंग्स जो हमें मिलती है लानगंज से, वो हमें मिलती है कहां से? गुजरात से। तो ये हो गई हमारी पूरी सारी। तो मैंने इसमें आपको डेटिंग बता दी और साथ ही में आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन बता दी इनकी। लेकिन पेट्रनेज इनमें सीधा है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इस समय पे शायद उस प्री हिस्टोरिक फेज में सिविलाइज्ड फेज था नहीं। इस समय पे रूलर्स या डायनेस्टिक एरा अभी तक शुरू नहीं हुआ था। तो इसी वजह से अगर पेट्रनेज लिखना भी होगा तो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स हम इसमें लिख सकते हैं, वरना इसमें पेट्रनेज इज नॉट एप्लीकेबल आएगा। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, केव पेंटिंग्स पे आते हैं। अब केव पेंटिंग्स में भी हम वही नजरिया रखेंगे। ठीक है, क्या हम पीरियड, डेट, क्रोनोलॉजी यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव और पेट्रनेज, यही से सब जो है हम देखने वाले। तो अब ये हो गई केव पेंटिंग्स एंशिएंट पीरियड से लेके और अर्ली मेडिवल पीरियड तक की। तो ये देखो, जहां पर हमारा, मैंने अभी आपको बताया था,
आइस एज, स्टोन एज और चालकोलिथिक एज, दीज आर प्री हिस्टोरिक पीरियड, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद आता है ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज यानी सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद सारा एंशियंट इंडियन जो हिस्ट्री के अंदर आता है वो पीरियड, जिसमें वैदिक एज से हम शुरू हो जाते हैं। वैदिक एज के बाद वाला सारा पीरियड जो है अप टिल एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। और एंशियंट से लेके अर्ली मेडिवल तक, मतलब जब नॉर्थ इंडिया में इस्लाम जो है वो एंटर कर चुका था, उस समय पर भी कुछ जो है वो केव पेंटिंग्स बनी है। तो ये हम देखेंगे यहां पर। पहले एक चीज समझ लो पेंटिंग्स के संदर्भ में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि केव पेंटिंग्स खासतौर पे हम प्री हिस्टोरिक एरा में भी देखते हैं कि पेंटिंग्स जो है वो केव पेंटिंग्स ही थी। उसके बाद भी एंशियंट पीरियड में लगातार जो पेंटिंग्स थी देवर मेड इनसाइड द केव्स या केव वॉल्स पर ही बनाई जा रही थी। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल जो है ढांचा है ना, या ज्योग्राफी अगर भारत की हम देखें तो उसमें बहुत सारी जगहों पर हम देखेंगे बेडरॉक्स मौजूद हैं, ठीक है, या फिर बड़े बड़े पत्थरें और चट्टानी क्षेत्र भारत के कई हिस्सों में मौजूद हैं, जिसकी वजह से कई जगह पठार हैं, कई जगह पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिसकी वजह से ऐसा गुफानुमा आर्किटेक्चर बनाना पॉसिबल था। और अगर गुफाएं हैं तो उनके अंदर कहीं कहीं पर पेंटिंग्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार पेंटिंग्स कहां कहां मौजूद हैं। तो भीमबेटका के पेंटिंग सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद जोगीमारा के पेंटिंग्स, अजंता के पेंटिंग्स, बाग के पेंटिंग्स, बादामी के पेंटिंग्स, एलोरा और सतनिवासल। हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ही चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भीमबेटका के पेंटिंग की बात करते हैं, तो ये तो प्री हिस्टोरिक एरा का है, ठीक है। तो जो भीमबेटका के पेंटिंग है ये प्री हिस्टोरिक एरा से हमारे पास मतलब जो है ये पेंटिंग्स मिलती हैं। तो ये हमने अभी भी डिस्कस किया था, ठीक है। और अगर आप इसके लोकेशन पे जाएंगे, भीमबेटका पेंटिंग का है अभी बताया था मैंने, मध्य प्रदेश। पेट्रनेज नॉट एप्लीकेबल, भाई इतनी पुरानी पेंटिंग्स हैं, इस समय पर कोई डायनेस्टिक रूल या फिर कोई रूलर उस समय के ना तो हमें पता है उसके बारे में, अगर होंगे भी तो ना हमें उसके बारे में कोई जानकारी है, तो उसके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पर हम नहीं जा सकते, ठीक है। साथ ही में तो यानी हम देख लें एक बार, तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। तो भीमबेटका के पेंटिंग्स अगर मैं इनकी बात करूं, तो भीमबेटका के पेंटिंग्स अगर सबसे पहले इनकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो भीमबेटका के पेंटिंग्स आपको मिलेंगी प्री हिस्टोरिक एरा की, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक एरा की मिलेंगी, और साथ ही चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, प्री हिस्टोरिक एरा से मिलेंगी हमें। उसके अलावा जोगीमारा पेंटिंग्स 1000 से लेकर 300 बीसी के बीच की चालकोलिथिक फेज की है, ठीक है। अजंता केव पेंटिंग्स हमें फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेके या फर्स्ट सेंचुरी सी से लेके 5th सेंचुरी एडी में के पीरियड में ये शायद जो पेंटिंग्स हैं अजंता केव्स में बनाई गई थी। बाग केव पेंटिंग्स ये भी 5th और 6th सेंचुरी की हैं। बादामी केव पेंटिंग्स ये 6th सेंचुरी एडी में बनाई गई थी, यह बादामी के चालुक्यास के द्वारा, ठीक है। एलोरा केव पेंटिंग्स राष्ट्रकूटाओं के द्वारा और चालुक्याओं के द्वारा बनाई गई, ठीक है। सतनिवासल पेंटिंग्स तमिलनाडु में बनाई गई, ठीक है, और पांड्या राजाओं के द्वारा यह बनवाई गई थी सतनिवासल केव पेंटिंग्स, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो भीमबेटका पेंटिंग्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में मौजूद, अभी हमने बात करी थी। जोगीमारा केव्स भी मध्य प्रदेश से बहुत नजदीक छत्तीसगढ़ में मौजूद है। अजंता केव पेंटिंग्स सबको पता है यूनेस्को हेरिटेज साइट में से है, महाराष्ट्र में मौजूद है। बाग केव पेंटिंग भी नजदीकी मध्य प्रदेश में है। बादामी केव पेंटिंग्स कर्नाटका में है। बादामी केव पेंटिंग्स चालुक्यन पेट्रनेज में बनी है। बादामी बेसिकली बादामी या वातापी कैपिटल थी अर्ली चालुक्यास की, तो कर्नाटका में मौजूद है वो। एलोरा केव पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो एलोरा फिर से अजंता की तरह वो भी महाराष्ट्र में कुछ ही दूरी पर है। आप ये कह लो कि बहुत कम डिस्टेंस है अजंता और एलोरा की पेंटिंग्स में, या एलोरा केव्स में एक्चुअली, ठीक है। तो वो ज्यादा दूरी पर स्थित नहीं है, आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये दोनों आपको मिलेंगी। सतनिवासल पेंटिंग तमिलनाडु, ठीक है। तो भीमबेटका पेंटिंग नो पेट्रनेज, क्योंकि प्री हिस्टोरिक फेज की है।
अगर जोगीमारा भी कहते हैं तो वो भी उसमें भी कोई पेट्रनेज नहीं है, और उसके बारे में हमें, लेकिन ये हमें पता है कि जोगीमारा पेंटिंग्स में डिपिक्शन ऑफ लव स्टोरी वहां पे दिखाया गया। जोगीमारा पेंटिंग्स में जो के पेंटिंग्स है छत्तीसगढ़ से मिलती, तो वहां डिपिक्शन ऑफ एक लव स्टोरी वहां पे दिखता है इनर वॉल्स पे, ये एक उसमें खास चीज है। बट वहां पर भी पेट्रनेज जो है हमें देखने को नहीं मिलता कि किसी राजा या किसी डायनेस्टी के द्वारा ये के पेंटिंग्स जो है बनवाई गई हों, ठीक है। और साथ ही में आगे हम बात करते हैं अजंता के पेंटिंग्स। अजंता, देखो अजंता महाराष्ट्र रीजन है, 1ली से 5वीं शताब्दी। आप अंदाजा लगा सकते हो अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री ठीक से पढ़ा है तो अजंता केव पेंटिंग्स किस पीरियड की है। देखो पहले तो मौर्यंस के बाद कौन थे, सतवाना, ठीक है। सतवानाओं के अलावा वाकटका अजंता केव पेंटिंग्स को उनके अलावा कौन बना सकता है, बाद में चालुक्य, ठीक है। तो यही जो है डायनेस्टीज, इनका प्रभाव रहा अजंता केव पेंटिंग्स पर, एक्चुअली मेनली सतवाना एंड वाकटका डायनेस्टी। बाघ केव पेंटिंग्स जो है वो भी वाकटका वंश के द्वारा बनवाई गई थी, जिनका दक्कन से लेकर मध्य भारत तक एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। बादामी के पेंटिंग, बादामी या बातापी मैंने बताया अर्ली चालुक्यन कैपिटल थी, तो इसीलिए वो भी किसने बनवाई है, वो बनवाई है बादामी के चालुक्याज ने, वो उनकी जो है द्वारा बनवाई गई पेंटिंग्स है। एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है 6 से लेकर 10 सेंचुरी। अब आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय पर जो है ये एक ट्रांजिशन फेज था बिटवीन वाकटका वाकटका चालुक्य, तो वो आपको वहां पे दिखेंगे, ठीक है। सॉरी, चालुक्य एंड राष्ट्रकूटा, चालुक्य एंड राष्ट्रकूटा आएगा एलोरा केव्स में, चालुक्य एंड राष्ट्रकूटा। सतनिवासल पेंटिंग्स के पेंटिंग्स में आएगा आपके पांड्यास, ठीक है। तो पेट्रनेज अलग है, एक बार देख ले, देखो दोबारा से यहां पर रिवाइज कर लो, मैं दिखा देता हूं। सतवाना वाकटका अजंता केव्स में है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। और बाघ केव्स वाकटकाओं के द्वारा बनवाई गई। चालुक्यों ने बादामी के पेंटिंग बनाई है, राष्ट्रकूटा और चालुक्य थे एलोरा, और आखिर में पांड्या जो हैं राजाओं के द्वारा सतनिवासल के पेंटिंग बनाए गए हैं। चलो आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं मेडिवल पेंटिंग्स पे। इसमें भी हमें वही एस्पेक्ट देखना है, ठीक है। मेडिवल पेंटिंग्स में, मेडिवल पेंटिंग्स पहले देख लेते हैं कि है कौन कौन सी फेमस जो मेडिवल पेंटिंग्स। मेडिवल पेंटिंग्स में एक तो जौनपुर, देखो जौनपुर के बारे में मैं आपको बता दूं, जौनपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जिसे हम कहते हैं, ये कहां है। एक्चुअली जब दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश थी नॉर्थ में, तो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में ना हमें दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने पेंटिंग्स जो है वो कहीं पर भी जो है वो इंडक्ट नहीं करवाई, या फिर उन्होंने वो देवर अगेंस्ट पेंटिंग्स, आप ये कह सकते हो। उनके कल्ट में पेंटिंग था ही नहीं, ट्रेडिशनली देवर नॉट प्रैक्टिसिंग पेंटिंग्स, तो मतलब पेंटिंग कहीं पर भी नहीं थी ना। तो वो शायद स्ट्रक्चर जरूर बना रहे थे, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जरूर तैयार कर रहे थे, लेकिन पेंटिंग्स में उनका ना के बराबर जो है कोई कंट्रीब्यूशन है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं वो कैलीग्राफी जरूर बहुत सुंदर उन्होंने करवाई है, जिसको पेंटिंग से आप कंपेयर जरूर कर सकते हो। बहुत सुंदर तरीके से लिखने की कला है, जो जिसमें अरेबिक्स जो है, पर्शियन और टर्किश भाषा जो है वो लिखी गई है, और तो वो है जरूर दिल्ली सल्तनत का। लेकिन दिल्ली सल्तनत में पेंटिंग्स का जो है वो वैसा चलन नहीं देखा गया। बट दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ जौनपुर सल्तनत। जौनपुर सल्तनत ये अलग हो गई थी कभी सईद डायनेस्टी के समय पे, और बाद में रीयूनाइट हुई दिल्ली सल्तनत में जब आगे लोधीज ने टेक ओवर किया। तो जौनपुर एक बहुत छोटे से पीरियड के लिए रहा 14th सेंचुरी में, तो उस समय पर जौनपुर की पेंटिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है 14th-15th सेंचुरी से। फिर मालवा में भी एक बड़ा प्रभाव रहा पेंटिंग्स का। सिमिलर है, जैसे दिल्ली में पेंटिंग कल्ट डेवलप नहीं हुआ, लेकिन मालवा में जो है वो पेंटिंग कल्ट डेवलप हुआ। तो ऑफशूट जो रीजन्स थे, जो बेसिकली दिल्ली सल्तनत के समय पे वहां पेंटिंग कल्ट देखने को मिल रहा था। और मालवा पेंटिंग्स तो ट्रांजिशन फेज में जब मुगल भारत में आ रहे थे तब हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा दक्कन पेंटिंग्स भी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने इसे पैटर्नाइज नहीं किया, पर डेक्कन में जो सल्तनत अलग हो गई थी, जैसे बामनी जो है वो दिल्ली सल्तनत से ही अलग हुई थी तुगलकों के जमाने में, और बामनी के आगे और भी जो है एक्सपेंशन उससे जो है अलग अलग स्कीम हुआ, और बामनी सल्तनत से निकली थी अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिराड़ एंड गोलकोंडा।
5 रियासतें निकली थी बामनी सल्तनत से दक्कन में, और उन्होंने भी पेंटिंग को पैटर्नाइज किया। ठीक है, तो वो भी पीरियड की पेंटिंग्स है हमारे पास। उसके बाद विजयनगर, 14 से लेके 16 सेंचुरी में विजयनगर ने तकरीबन, विजयनगर साम्राज्य फैला था, हरिहर और बुक्का के द्वारा उसको एस्टैब्लिश किया गया था। उन्होंने दीवारों पर चित्रण करना शुरू किया, जिन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। भीत मतलब दीवार, और भीत पर बनने वाली भित्ति चित्र विजयनगर म्यूरल्स कहलाते हैं। तो ये भी 14 से 16 सेंचुरी में बनी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पेंटिंग्स है मेडिवल पीरियड की। और साथ ही में आ जाती है मुगल। अनलाइक दिल्ली सल्तनत रूलर्स, जब मुगल भारत में आए, दे स्टार्टेड टू एंटर इंडिया आफ्टर 1526, दे वर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स, ऑल्दो नॉट वॉल पेंटिंग्स बट मिनिएचर पेंटिंग्स। किसमें? जो बायोग्राफीज लिखी गई, ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई, तो उसमें छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कहां कहां, लेकिन चलते हैं एक बार, मैंने जो बताया आपको एक बार उसको देख लेते हैं। तो पहले डेट्स, जौनपुर पेंटिंग्स 15 सेंचुरी में, शर्की डायनेस्टी, ये ध्यान रखना, शर्की डायनेस्टी थी जिसने जो अलग कर लिया था, दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे वो कुछ समय के लिए, और तब ये पेंटिंग जो कल्ट उन्होंने डेवलप किया था। मालवा में 16 से 17 सेंचुरी में मालवा के रूलर्स ने, मुस्लिम रूलर्स और कुछ हिंदू रूलर्स के द्वारा पैटर्नाइज की गई मालवा पेंटिंग्स। डेक्कन में बामनी सल्तनत और उससे अलग हुई अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बेरार, गोलकुंडा, ये पांचों रियासतें दक्कन की पेंटिंग्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। विजयनगर म्यूरल्स, मैंने जैसा आपको बताया कि विजयनगर 14 से 16 सेंचुरी के बीच में एक प्रोमिनेंट एम्पायर था साउथ इंडिया में। इन्होंने भित्ति चित्र यानी दीवारों पर कुछ बहुत नायाब तस्वीरें बनाई, और वो भी मेडिवल पेंटिंग्स में एक अलग खास स्थान रखती हैं। साथ ही में मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स, मैंने आपको बताया ज्यादातर बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज के साथ उनका चित्रण किया गया है। वॉल पेंटिंग्स दिल्ली सल्तनत की तरह मुगल एरा में भी एब्सेंट है, बट कुछ पोर्ट्रेट्स जरूर दिखे बाद में। और जहांगीर ने कुछ जो है वो, ये 3 जो रूलर्स हैं मेनली, अगर हम मुगल मिनिएचर पेंटिंग में भी कहें या मुगल पेंटिंग एज होल कहें, तो ये पेंटिंग्स का कल्ट जो है ना, वो शाहजहां, जहांगीर और अकबर का ही है। और उसके अकबर, जहांगीर, शाहजहां, एंड आफ्टर दैट लेटर मुगल्स। औरंगजेब वाज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दी स्टफ लाइक पेंटिंग, आर्किटेक्चर, बहुत ज्यादा उन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था, ना म्यूजिक में, डांस में, क्योंकि वो शायद उसको पता था कि उसकी जो स्टेट है उसके फाइनेंसेस गड़बड़ है, और इसीलिए उसने वो सारी चीजें जो है वो रिलीजन के नाम पे जो है वो डिस्कार्ड कर दी थी। ठीक है, तो जौनपुर नॉर्थ इंडिया में, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। मालवा तो मांडू ये लोकेशन थी मध्य प्रदेश में, यहां पर ये मालवा पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है। दक्कन पेंटिंग आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है वो हमें पता ही है। साथ ही विजयनगर म्यूरल्स आपको मिलेंगे। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटक में, सबको पता है। साथ ही में मुगल पेंटिंग्स दिल्ली और आगरा से हमें मिलती है, जो उनकी ऑल्टरनेटिव कैपिटल्स रही हैं। ठीक है, पेट्रनेज जौनपुर में शर्की डायनेस्टी मैंने बताया, मालवा में सुल्तान नासिर शाह और मांडू के रूलर्स, दक्कन में बामनी और लेटर सल्तनत मैंने बताया अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बेरार, गोलकुंडा। विजयनगर म्यूरल्स विजयनगर के रूलर्स। मुगल पेंटिंग्स में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब को छोड़ दो, बाद के लेटर मुगल रूलर्स, वो सब उनके द्वारा पैटर्नाइज किया गया इन मेडिवल पेंटिंग्स को। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडर्न एरा पेंटिंग्स में। मॉडर्न एरा में 3 इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग है, बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो अब लोकेशन तो यार क्या बताऊं इसमें, लोकेशन बंगाली तो भाई बंगाल, राजस्थानी तो भाई राजस्थान, पहाड़ी मतलब हिली स्टेट्स ऑफ इंडिया, मेनली हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर, और उत्तराखंड के कुछ रीजन्स। ठीक है, तो यहां पर ये हमें अलग अलग रीजन्स में पेंटिंग देखने को मिलती है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन तो बहुत सिंपल है और क्लियर है। अब आ जाते हैं पीरियड और डेटिंग। तो ऑब्वियसली मॉडर्न पीरियड है, तो मॉडर्न पीरियड तो आप ये कह लो कि आप इसको कहते हो कि जब लेटर मुगल पीरियड स्टार्ट होता है, वहीं से हम इसको मॉडर्न पीरियड कहना शुरू कर देते हैं। तो बंगाली पेंटिंग 16th to 19th सेंचुरी, ऐसी 17th to 19th सेंचुरी राजस्थानी पेंटिंग्स, और ऑल्सो 16th to 19th पहाड़ी पेंटिंग्स, ये सब हमें देखने को मिलती है। और पेट्रनेज की बात करें तो एक बार मैं आपको बता दूं तो बंगाली पेंटिंग्स थोड़ा लेटर, 20th सेंचुरी, और राजस्थानी 16th to 19th,
पहाड़ी 17th to 19th इस पीरियड में ज्यादा प्रोमिनेंट है, और बंगाल राजस्थान जो है इंपॉर्टेंट हो गए ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो तो है ही। और साथ ही में पहाड़ी स्कूल में कहें तो 3 अलग अलग जो है वो स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, सब स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, जैसे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, तो ये सब आ गया इसमें। उसके अलावा पेट्रनेज बंगाली की बात करूं अगर मैं, तो बंगाली पेंटिंग्स 20वीं शताब्दी में अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके फॉलोअर्स ने इनको पेट्रनाइज किया। राजस्थान में राजपूत रूलर्स ऑफ राजस्थान, एंड पहाड़ी पेंटिंग्स में लोकल राजपूत रूलर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द हिली रीजन्स, उनके द्वारा जो है वो पहाड़ी पेंटिंग जो है वो इंडक्ट कराई गई। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे फोक पेंटिंग्स पे। तो आखिरी हिस्सा अब इसमें भी देख लेते हैं, वही डेटिंग क्रोनोलॉजी हमें देखना है, और फिर हमें देखना है उसके अलावा लोकेशन, और उसके अलावा देखना है पेट्रनेज। तो पेट्रनेज तो यहाँ पे रहेगा नहीं, ट्रेडिशन रहेगा। ठीक है, ऑब्वियसली फोक पेंटिंग्स हैं तो ये कंटेम्पररी वर्ल्ड में चल रही हैं ये पेंटिंग्स, अब वो पेट्रनेज तो रहा नहीं। ठीक है, तो कंटेम्पररी पीरियड है, देखो पीरियड में सीधा हमने कंटेम्पररी लिख दिया। ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग्स आर फ्रॉम बिहार, ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग्स आर फ्रॉम बिहार, वर्ली पेंटिंग्स आर फ्रॉम महाराष्ट्र, पार पेंटिंग्स आर फ्रॉम राजस्थान, पटचित्र पेंटिंग्स आर फ्रॉम ओडिशा, एंड कलमकारी पेंटिंग्स आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, तो ये देख लो, मिथिला रीजन से मधुबनी पेंटिंग्स हो गई आपकी। ठीक है, मिथिला रीजन से हो गई आपकी मधुबनी पेंटिंग्स, बिहार के मिथिला रीजन से। महाराष्ट्र से वर्ली पेंटिंग्स, ट्राइबल कल्ट को रिप्रेजेंट करती है। राजस्थान से फाड़ पेंटिंग्स, ठीक है, उसके अलावा उड़ीसा से पटचित्र पेंटिंग्स, और साथ ही कलमकारी पेंटिंग्स आंध्र प्रदेश से हो गई। ट्रेडिशन अगर हम देखें तो वही ट्रेडिशन में देखें तो मधुबनी पेंटिंग्स आर मेड बाय लोकल कम्युनिटी ऑफ बिहार, वर्ली पेंटिंग्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, और फाड़ पेंटिंग्स की बात करें तो इनके पीछे जोशी भोपा कम्युनिटी आती है, जो कहते हैं कि ये स्टोरी टेलर्स हुआ करते थे, ये एक स्क्रोल लेके घूमते थे और उसमें कुछ पेंटिंग्स बना के रखते थे, वही लोगों को दिखाते थे और स्टोरी नरेट करते जाते थे साथ में। ठीक है, पटचित्र पेंटिंग्स उड़ीसा से, लोकल ट्राइबल कल्चर से, और कलमकारी पेंटिंग जो है आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखती है। ठीक है, चलिए जी, अब पेंटिंग्स के कुछ और एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। आर्टिस्टिक टेक्निक, पैलेट और बेस जो इस्तेमाल किया जाता है, बेस जो दीवार हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे उसके अलावा कागज हो, कुछ भी जो इस्तेमाल किया गया वो बेस। साथ ही मटेरियल यूजेज और थीम। मटेरियल यूजेज में आपका कलर भी आ जाएगा, ब्रश मटेरियल भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले अब देखो, फिर से हम इसी तरीके से चलेंगे, हम इसमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले कौन सी शुरू करेंगे? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से ही शुरू करेंगे। ये इसमें क्या आर्टिस्टिक टेक्निक, क्या थीम, क्या बेस, क्या मटेरियल यूज किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आर्टिस्टिक स्टाइल। आर्टिस्टिक स्टाइल, अब यहां पे देखो आर्टिस्टिक स्टाइल, अब क्या था? आर्टिस्ट भीमबेटका के पेंटिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड की हम क्या देखते हैं उसमें कि इंसान को दिखाने के लिए ना ऐसे दिखा दिया कि जैसे लकड़ी बनाई हो, लकड़ी जैसे हाथ पैर, स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर, मतलब हाथ पैर दिखा रहे हैं, शायद बहुत बेसिक तरीके से ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। जानवर बड़े बड़े दिखाए गए हैं, एलिफेंट और राइनो बनाने की कोशिश की गई है दीवार पर, बहुत बेसिक नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करके जो है वो इमेजेस शायद जो है वो वहां पर बनाई गई हैं, और बहुत बेसिक कलर उन्होंने इस्तेमाल किया, नेचुरल कलर्स जो उनका उसमें उन्होंने यूज में लिए हैं। और ज्योमेट्रिकल डिजाइन का, बहुत ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को उन्होंने यूज करके बहुत सारी शेप्स बनाई हैं, शायद बॉडी पार्ट्स को भी बनाने के लिए ज्योमेट्रिकल डिजाइन यूज किए हैं, एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को बनाने के लिए भी वही यूज किए हैं। तो ये सब हमें उसमें देखने को मिलता है आर्टिस्टिक स्टाइल पे। कलर्स में देखते हैं जब हम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के, तो प्रोमिनेंट कलर कौन से हैं? देखो, ऑक्रे मिट्टी से जो है उन्होंने जो है कलर एक्सट्रैक्ट किया है। बेसिक अर्दली कलर्स, रेड, व्हाइट, ग्रीन, येलो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो नेचुरल कलर्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा पानी के साथ मिक्स करके जो है मिनरल्स को वो कलर्स बनाते थे। नेचुरल पिगमेंट जैसे
ऑकरे जिसे गेरू कहते हैं उसको लाल रंग के लिए इस्तेमाल करते थे, लाइमस्टोन इस्तेमाल करते थे सफेद रंग बनाने के लिए। तो बिल्कुल नेचुरल कलर्स हैं सारे, ठीक है, नेचुरल चीजें। तो पानी के साथ मिनरल्स को मिक्स करना, जैसे ऑकरे को यूज करना, गेरू को यूज करना लाल रंग के लिए, लाइमस्टोन को यूज करना सफेद रंग के लिए, ठीक है जी, क्लियर है। अब बेस बनाने के लिए क्या करते थे, क्वार्ट्जाइट के जो रॉक शेल्टर्स थे, क्वार्ट्जाइट है बेसिक, अब दीवारें हैं, दीवारें क्वार्ट्जाइट की हैं, उसी को बेस बनाया, उसी पे जो है वो पेंटिंग की है। तो बेस क्या है, क्वार्ट्जाइट रॉक शेल्टर या रॉक वॉल जो भी है आप कह लो। नोटेबल थीम क्या थी, हंटिंग सीन्स दिखा रहे हैं भाई, पुराने प्री हिस्टोरिक दौर में देवर डिपिक्टिंग हंटिंग सीन्स, डांसिंग ह्यूमन फिगर्स, ठीक है। और तो ये सब चीजें दिखा रही थी, एनिमल्स, बाइसन, टाइगर, ये सब जो है वो डिपिक्ट कर रहे थे वो, ठीक है। आगे लखुदियार के, अब इसमें क्या है, लखुदियार के पेंटिंग्स प्री हिस्टोरिक एरा की उत्तराखंड से जो हमें मिलती है, बहुत सिमिलर है, फिर से स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, एनिमल्स दिखा रहे हैं, फॉक्स, लिजर्ड दिखाए, ये थोड़ा एडिशनल चीज है, वहां पे उन्होंने बड़े एनिमल दिखाए थे, यहाँ पे इन्होंने छोटे फॉक्स, लिजर्ड जैसे एनिमल्स भी दिखाए हैं। लिजर्ड तो एक रेप्टाइल हो गया, वो भी वहां पे शो की गई है, ठीक है। साथ ही में आप देखें कलर्स, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड ऑकरे, ऑकरे फिर से गेरू नेचुरल कलर वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर देखें तो ब्रश और पेंटिंग मटेरियल नेचुरल मिनरल्स और पिगमेंट फिर से यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। बेस फिर से केव की वॉल्स, हर बार प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो गुफाएं हैं, केव्स हैं, जो शेल्टर्स हुआ करते थे, उनकी वॉल्स ही यूज कर रहे थे एज बेस। नोटेबल थीम डांसिंग दिखाई गई है, डांस करते हुए ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखाए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा हैंड और ह्यूमन फिगर्स जो है वो अलग अलग दिखाए गए हैं वहां पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में एक और खास पेंटिंग्स हैं, कुपगल्लू केव पेंटिंग्स कर्नाटका से। यहां पर आर्टिस्टिक स्टाइल क्या है, यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज दिखाई गई हैं, जैसे आग जलाते हुए दिखाया गया इंसान को, एनिमल फिगर्स दिखाई गई हैं डिफरेंट, तो वो तो एक कॉमन थीम है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में, ठीक है। डेली लाइफ सीन्स, उसके अलावा डांसिंग, हंटिंग, दीज आर द थीम्स विच आर डोमिनेटिंग इन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, ठीक है। उसके अलावा आप कलर देख लें तो बेसिकली आर्टिस्टिक स्टाइल भी क्या है, वो उसी चीजों का डिपिक्शन है, चाहे वो कहीं पे वो यूज कर लेता है, जैसे मैंने बताया ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज कर लिया, उसको बनाने के लिए वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर लेता है, वही उसका आर्टिस्टिक स्टाइल है। बस बेसिक, बहुत बेसिक स्टाइल इस समय पर था। वही रेड और व्हाइट पिगमेंट्स कलर के तौर पे यूज हो रहे हैं, नेचुरल मिनरल्स को वाटर के साथ मिक्स करके जो है वो जो पेंटिंग मटेरियल बनाया जा रहा है। उसके अलावा बेस, हाँ, ग्रेनाइट रॉक सरफेसेस, यहां पर ग्रेनाइट की अवेलेबिलिटी है कर्नाटका रीजन में, साउथ इंडिया में, तो वहां पर ग्रेनाइट के रॉक्स जो हैं उनके अंदर, उनके ऊपर जो है वो ये बनाया उन्होंने, जो सारी की सारी पेंटिंग है। और थीम्स वही कहीं पर, अब यहां पर थीम्स कुछ ऐसे हैं, जैसे गाय भैंसों को चराते हुए ग्रेजिंग सीन्स है, हंटिंग सीन्स है, बो एंड एरो डिपिक्शन है जो शायद हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते होंगे, तो वो सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती है। अब हम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से आगे चलते हैं, के पेंटिंग्स में यही सब जो है एस्पेक्ट्स जो है वो कवर करेंगे। तो आर्टिस्टिक टेक्निक, थीम, पैलेट बेस यानी जिस पर बनाई जाती है पेंटिंग, मटेरियल यूज, ब्रश, कलर और पेंट मटेरियल, ये सब हम देखेंगे के पेंटिंग्स में, जो लेटर एंशिएंट, आप ये कह लो कि एंशिएंट पीरियड जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद का है या फिर ब्रॉन्ज एज के बाद का है, वहां से जब केव पेंटिंग्स बननी शुरू हुई और अर्ली मेडिवल एरा तक जो पेंटिंग्स बनी है, वो सारी केव पेंटिंग्स हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इन सब में क्या चीजें, देखो सबसे पहले आर्टिस्टिक स्टाइल की बात करते हैं। यहां पर देखो नैरेटिव स्टाइल था, कहानी कहने का जो है वो भाव, वो यहां पर दिखता आर्टिस्ट के द्वारा, कि वो स्टोरी डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिगर्स के अंदर एक्सप्रेशन है, रियलिस्टिक ह्यूमन इमोशंस जो है वो दिखाए गए हैं, एनिमल्स को भी डिपिक्ट किया गया है, बट एक एडिशनल चीज है रिलीजियस थीम। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में कहीं पे भी रिलीजियस थीम्स नहीं है, पहली बार यहां पर रिलीजियस थीम्स दिखने लगी जो इस एरा में तो अजंता केव्स में दिखी है, ठीक है। तो अजंता केव्स का हमें पता ही है 1st सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी एडी के बीच में बनी है, तो इसमें इस समय तक रिलीजन जो है वो डोमिनेट करने लगा, तो रिलीजियस थीम्स हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। कलर अर्दली टोन्स दिखाई देते हैं, रेड, येलो और ब्लू के, और ओकेजनल व्हाइट जो है वो हमें कई कई कलर दिखता है।
साथ ही में नेचुरल मिनरल पिगमेंट्स का यूज किया गया है। एनिमल ग्लू के साथ नेचुरल पिगमेंट्स को मिलाया जाता था और साथ में पानी को, फिर जो है वो पेंटिंग के लिए मटेरियल वो जो है कलर वो तैयार करते थे। बेस फिर से वही, अभी भी हम जो है वो ये कह लो केव वॉल्स पर ही हैं। मतलब चाहे एंशियंट एरा हो या फिर अर्ली मेडिवल एरा, तो रॉक कट ही चलता रहा, वॉल पेंटिंग्स ही हमें देखने को मिली है। तो खास तौर पे यहां पर हमें दिखती हैं, ये मेनली अजंता केव्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रिलीजन को डिपिक्ट करती है, मेनली बुद्धिज्म को, ठीक है। तो बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हमें वहां पर डोमिनेट करती हुई दिखती हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं, वहां पे बुद्धा की मदर को महामाया का डिपिक्शन है, उनकी फैमिली का डिपिक्शन है, जो बुद्धा की फैमिली का डिपिक्शन वहां पे किया गया है। तो ये है वहां पर जो दिखाया गया डिफरेंट नोटेबल थीम्स। आप देखोगे तो जातक कथाएं, बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज वो वहां पे डिपिक्ट की गई हैं ज्यादातर पेंटिंग्स में। साथ ही में बुद्धा के जीवन के अलग अलग जो है वो सीन्स वहां पे डिपिक्ट किए गए हैं। एक बोधिसत्व है पद्मपानी। देखो बोधिसत्व क्या कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में, ये मैं थोड़ा यहां पर आपको बता देता हूं। वैसे तो हम इसको पढ़ेंगे भी, बुद्धिज्म जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो देखो क्या है कि द वन हु इज ऑन द पाथ टू अचीव सैल्वेशन और हु इज ऑन द पाथ टू बिकमिंग बुद्धा, वो पद्मपान, वो क्या कहलाते हैं, बोधिसत्व। और बोधिसत्व ऐसे ही एक बोधिसत्व है पद्मपानी, जिनके हाथ में कमल है। ये कमल लिए हुए बोधिसत्व दिखाए गए हैं महायाना बुद्धिज्म से, किसके अंदर, अजंता केव्स में। इस समय तक महायाना बुद्धिज्म जो है वो सीन में उभरना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये यहां पर हमें देखने को मिलता है। आगे एलोरा केव्स पर आते हैं। एलोरा केव्स अनलाइक अजंता केव्स, यहां पर बुद्धिस्ट थीम, हिंदू थीम और जैन थीम तीनों दिखाई पड़ती है। और रिलीजियस इमेजरी यहां पर अपने पीक पे है। मतलब धार्मिक जो रिप्रेजेंटेशन है यहां पर चित्रों के जरिए, वो अपना पीक पे यहां पे दिखाई देता है। कलर्स का यूज रेड, ब्लू और व्हाइट कलर्स वो यूज करते हैं, किए गए इन एलोरा केव्स में, ठीक है। और यहां पर मिनरल पिगमेंट, एनिमल ग्लू एज बाइंडर, यानी शायद एनिमल फैट का यूज करके मिनरल पिगमेंट के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया उन्होंने कलर बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा बेस वही है कि एलोरा केव टेंपल है, जैसे कैलाशनाथ टेंपल ऑफ एलोरा है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। तो राष्ट्रकूटा ने मेनली एलोरा केव्स के पेट्रन्स है, ठीक है। तो उन्होंने उस मंदिर की दीवारों पर जो है वो ये चित्र बनाए हुए, तो वो है उसका बेस, ठीक है जी। नेक्स्ट इज नोटेबल थीम। नोटेबल थीम देखें तो हम भगवान शिव को डिपिक्ट किया गया है, बुद्धिस्ट डिपिक्शंस हैं, साथ ही जातक कथाएं और जैन इमेजरी भी वहां पर मौजूद है। तो दीज आर डिपिक्टिंग रिलीजन इन वाइड फ्रेम। तो यहां यानी यहां पे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म सबको जो है वो यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है। आगे बाग केव्स पे आते हैं। बाग केव्स अजंता से बहुत सिमिलर हैं, मध्य प्रदेश में मौजूद है, हमें पता है। यहां पर स्ट्रॉन्गर आउटलाइंस दिखती है, जो इमेजेस बनाई गई हैं उसमें स्ट्रॉन्गर आउटलाइंस है और ज्यादा अर्दली क्वालिटीज दिखाई देती है। मतलब ज्यादा रफ रॉ इमेज ये दिखाई देती है, ठीक है। आउटलाइंस बड़ी बोल्ड और मोटी वहां पे की गई है, ठीक है। अजंता के स्टाइल से बहुत मिलती जुलती है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। और जैसे अर्दली कलर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। अर्दली कलर्स या लाइटर शेड्स जो है वो ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, रेड और ऑकरे, ठीक है। उसके अलावा नेचुरल पिगमेंट और डाइज का इस्तेमाल किया गया है यहां पर भी, और रॉक कट के वॉल्स पर ही इनको भी बनाया गया। सारी केव पेंटिंग जो है वो केव इनसाइड वॉल्स पर ही बनी हुई है, मेनली जो भी इस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, एंशिएंट से अर्ली मेडिवल पीरियड तक की, ठीक है। रिलीजियस थीम्स, इसके अंदर बाग केव्स में रिलीजियस थीम्स है, हिंदू जो मान्यताएं दिखाई गई हैं और डेली लाइफ की डिपिक्शन है यहां पर। और बाग केव्स हमें पता है वाकटका रूलर्स के द्वारा बनाई गई थी, जो हिंदुइज्म में मानते थे या हिंदू जो कल्ट को जो के बिलीवर थे। नेक्स्ट इज बादामी केव्स। बादामी केव्स अगर हम ये कहें तो अर्ली ब्राह्मणिकल थीम्स इसमें दिखाई पड़ती हैं और सॉफ्ट फिगर्स हैं, बड़ी नेचुरल सेंस उनको दी गई है, बहुत सॉफ्ट फिगर, सॉफ्ट इमोशंस वो सब कुछ दर्शाया गया है। कलर्स इसके अंदर वही सॉफ्ट अर्दली टोन्स हैं, रेड और ऑकरे की,
और साथ ही नेचुरल पिगमेंट इसमें भी इस्तेमाल किया गया है, वाटर और एनिमल ग्लू यहां पर भी है यूज में, और साथ ही वही केव इनसाइड वॉल्स वो जो है वहां पर ये चित्रण किया गया है। और भगवान शिव और पार्वती को दिखाया गया है, रॉयल फैमिलीज जो है अर्ली चालुक्यास की, बादामी चालुक्यास की, उनका डिपिक्शन है, कोर्ट डांसर्स हैं, ये सब डिपिक्शन उसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं सतनिवासल के पेंटिंग्स। 9वीं शताब्दी की ये सतनिवासल के पेंटिंग है, पांड्या काल में ये बनाई गई थी सतनिवासल पेंटिंग्स तमिलनाडु में। यहां पर क्या है, जैन रिलीजियस थीम है, जैन धर्म का डिपिक्शन है, और साथ ही यहां पर जो लाइंस हैं बड़ी सीधी फर्म कंटूर्स हैं, प्रॉपर्ली डिवाइडेड है, और फाइनली ड्रॉन लाइंस हैं, बिल्कुल बारीकी से उनको बनाया। बहुत बालों को भी जैसे है ना, जैसे बाल है तो होते हैं इंसान के, उनको भी बड़ी बारीकी से जो है वो दिखाया गया, और लाइट बैकग्राउंड का यूज किया गया। ठीक है, कलर्स रेड येलो व्हाइट पिगमेंट इस्तेमाल किया है, नेचुरल पिगमेंट्स जो मिनरल्स से निकलते हैं उनका इस्तेमाल है, साथ ही में रॉक वॉल्स और सीलिंग्स जो जैन केव्स में है, वही बेसिकली जो ये जैन गुफाएं मेनली सतनिवासल केव्स आर मेनली जैन केव्स, और इसकी इनसाइड वॉल्स पर ही ये बेस की तरह इनको बनाया गया है। और हाँ, एक खास चीज, सतनिवासल की केव्स में आपको एक पूल दिखता है जिसमें कमल खिले हुए हैं, मतलब एक पेंटिंग है जिसमें एक पूल बनाया गया, लोटस पूल है। ठीक है, और उसके अलावा एनिमल्स हैं बहुत सारे, जैसे बफेलोज हो गई, उसके अलावा रेलिक्स या रिलीजियस डिपिक्शन जो है वो वहां पे काफी सारा दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज जोगीमारा केव्स पे आ जाते हैं हम। जोगीमारा केव्स छत्तीसगढ़ से हमें मिली है। जोगीमारा केव्स को ये माना जाता है कि ये अर्ली एंशिएंट पीरियड से हैं। ठीक है, और चाल्कोलिथिक या लेट चाल्कोलिथिक फेज आप इसे कह सकते हो, 1000 से 300 बीसी के बीच में ये जो है ये these cave paintings were made inside the जोगीमारा caves। तो देखें इसमें क्या है, आर्टिस्टिक स्टाइल सिंपल स्टाइल है, बहुत पुराना प्रिमिटिव, क्योंकि ऑल्दो ये भी प्री हिस्टोरिक एरा के साथ ही ऑलमोस्ट लगता हुआ एरा है, या आप ये कह सकते हो कि जहां से हम ये कहते हैं कि ब्रॉन्ज एज के बाद का एज शुरू होता है, ये वहीं आप ये कह लो कि ये वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल और प्रिमिटिव स्टाइल है, डांसर्स और एनिमल्स यहां पे डिपिक्ट किए गए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल साधारण पुराने समय में, और वही जैसे स्टिक लाइक जो है वो बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग वो दिखाया गया है, साथ ही कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी है कई कई जगह। ठीक है, रेड ब्लैक और व्हाइट कलर डोमिनेट करते हैं इसमें। नेचुरल पिगमेंट्स जो मिट्टी से बनाए गए या ये कह लो कि मिनरल्स जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनसे बनाए गए, या प्लांट से जो पौधों को रगड़ के, ठीक है, उनके जो टहनियों को रगड़ के जो है वो कलर्स क्रिएट किए गए हैं, तो ये सब भी उन्होंने इस्तेमाल किया है कलर बनाने के लिए। बेस फिर से वही इनसाइड रॉक वॉल्स या तो उनका इस्तेमाल किया है। थीम डांस, डेली लाइफ सीन्स, माइथिकल एनिमल्स और डिफरेंट कैरेक्टर्स वो यहां पर डिपिक्ट किए गए हैं। अब आ जाते हैं मेडिवल एरा की पेंटिंग्स पे। अभी भी हम वही यही सारे चीजें कवर करेंगे, आर्टिस्टिक टेक्निक, थीम, बेस, पैलेट और मटेरियल यूज्ड, यही सारे हम जो है वो कवर करेंगे मेडिवल पीरियड की। ठीक है जी, तो मेडिवल पेंटिंग्स पर आ जाते हैं हम। मेडिवल पेंटिंग्स में जैसा मैंने आपको बताया कि मेडिवल पेंटिंग्स में हम पढ़ेंगे नॉर्थ से, जैसे आप देख लें, जैसे हम जौनपुर की पेंटिंग्स है, जौनपुर के अलावा मालवा पेंटिंग्स हैं, मालवा पेंटिंग्स के अलावा दक्खनी पेंटिंग्स हैं, फिर साउथ में विजयनगर की वॉल पेंटिंग्स या म्यूरल्स हैं। ठीक है, और फिर आ जाती है हमारे पास जो है वो मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स। तो ये इसको हम मेडिवल पूरे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले विजयनगर म्यूरल्स देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो विजयनगर की जो वॉल पेंटिंग्स है या म्यूरल्स का मतलब ही वॉल पेंटिंग होता है, तो ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं और इनको अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया है। जैसे एक स्क्वायर पैनल में एक पेंटिंग बनाई है, फिर उसके साथ ही दूसरे स्क्वायर पैनल में अलग बनी हुई है, तो कंपार्टमेंटलाइज्ड सीन्स इसमें दिखते हैं। उसके अलावा बोल्ड यूज है रेड, येलो और ग्रीन कलर का। पेंट मटेरियल क्या है? नेचुरल पिगमेंट्स जो मिनरल्स से निकाले जाए, साथ ही फाइन ब्रश जो जानवर के बाल से, एनिमल हेयर से बनाए जाते हैं। ठीक है, बेस टेंपल वॉल्स, खास तौर पे एग्जांपल है हम्पी का विरूपक्ष मंदिर, उसकी वॉल्स पर बनाए गए हैं। तो विजयनगर जो म्यूरल्स है
वो हमें दिखेंगे कहाँ, टेम्पल वॉल्स पे मेनली वहां पर हमें दिखते हैं। नोटेबल थीम्स क्या है, रिलीजियस सीन्स रामायण महाभारत से, रॉयल लाइफ और कोर्टली जो कोर्ट में होने वाली डेली एक्टिविटीज हैं या कुछ अलग अलग चीजें वो डिपिक्ट की गई हैं उसमें। ये मेडिवल पीरियड में ना दिखेगा आपको, कोर्ट सीन्स आर प्रोमिनेंट, ठीक है, तो वो आपको मुगल पेंटिंग्स में भी जो है वो दिख जाएंगे। आगे दक्खन की पेंटिंग्स, दक्खन जैसा मैंने आपको बताया, दक्खन की जो पेंटिंग्स है दीज वर मेड इन 16th to 18th सेंचुरी। ऑल्दो डेक्कन में जो सल्तनत्स हैं, जो बामनी और लेटर सल्तनत्स, वो उनके द्वारा ये जो है ये पेंटिंग्स बनाई गई या पैटर्नाइज की गई। सेंसुअल थीम्स हैं इसके अंदर, रोमांटिक थीम्स हैं, हाईली डिटेल्ड ह्यूमन फिगर्स बनाई गई हैं और डेंस कॉम्पोजिशन है, एक से ज्यादा बहुत सारे जो है लोगों को एक ही जो है वो पेंटिंग के अंदर दर्शाया गया है। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दक्कन की पेंटिंग्स में। वाइब्रेंट कलर यूज किए गए हैं, तो अलग अलग वाइब्रेंट कलर्स हैं, डीप रेड, ग्रीन, गोल्ड, पहली बार गोल्ड जो है हमें देखने को मिलता है मेडिवल पीरियड में, यहाँ पर गोल्ड, तो ये सब कलर्स यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली देखे जाते हैं। नेचुरल पिगमेंट्स का यूज किया गया है, गोल्ड को लेविशनेस और रॉयल जो है चीजों को दिखाने के लिए जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। साथ ही में फाइन ब्रश इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत बारीक ब्रश हैं, एनिमल हेयर्स से बने हुए हैं और इंट्रिकेट डिटेलिंग उसमें उससे पॉसिबल हो पाती है फाइन ब्रशेस के जरिए। बेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पैलेस वॉल्स, ये सब जगह हमने देखा, देखो छोटी छोटी मैन्युस्क्रिप्ट्स में, किताबों के अंदर, उसके अलावा बायोग्राफीज में, ऑटोग्राफ बायोग्राफीज में, उसके अलावा पैलेस वॉल्स पर भी दक्कन में ऐसा देखा जाता है। अनलाइक दिल्ली सल्तनत के, वो तो दीवारों पर कोई भी पेंटिंग नहीं लगाते थे, लेकिन दक्कन में ये जो है ये देखने को मिला, गोलकोंडा में, बीजापुर में हमें ये स्टाइल देखने को मिला है। कोर्ट लाइफ, रोमांटिक सीन्स, फेस्टिवल सीन्स, ठीक है, दक्कन सुल्तानों का ताजपोशी या नोबल लाइफ, वो सब डिपिक्ट किया गया है वहां पर। जौनपुर पे आते हैं, जौनपुर जैसा मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत के समय पर अलग हो गया था, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में दिल्ली सल्तनत से अलग होकर एक अलग डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी थी, शर की डायनेस्टी, मलिक सरवार उल मुल्क ने, नोट कर लेना, मलिक सरवार उल मुल्क ने ये डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रही, सईद के समय पर स्टैब्लिश हुए थे, लोदीज ने इसको उखाड़ फेंका जौनपुर सल्तनत को, और बहुत छोटे पीरियड में ये जो हमें देखने को मिलता है ये जो जौनपुर की पेंटिंग्स है। तो इस्लामिक और इंडिजीनियस स्टाइल, इस्लामिक और इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है यहाँ पे हमें मर्ज करते हुए दिखते हैं, और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो हैं वो इसमें बड़ी खास चीज है। फ्लोरल पैटर्न जो बेसिकली इस्लामिक स्टाइल में फ्लोरल पैटर्न है, फूल पत्तियों का डिजाइन, और ज्योमेट्रिक पैटर्न वो भी यहाँ पे मिक्स होते हैं इंडियन इंडिजीनियस स्टाइल के साथ, ठीक है। अर्दली टोन्स है, बिल्कुल जो है वो कलर है, रेड, ब्राउन और ब्लू, ठीक है। पेंटिंग मटेरियल नेचुरल पिगमेंट्स है, ब्रश, फाइन ब्रशेस इस्तेमाल किए गए, यहां पर भी एनिमल हेयर, तो मेडिवल पीरियड में ये दिखेगा आपको, में एनिमल हेयर का यूजेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके अलावा कहां पर बनाई गई है जौनपुर में पेंटिंग्स, मस्जिद की दीवारों पर, मैन्युस्क्रिप्ट्स में, हर जगह हमें देखने को मिली, पैलेस वॉल्स पर नहीं है पर मॉस्क में है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे दक्कन में पैलेस वॉल्स में भी है तो वैसा यहाँ पर नहीं। थीम, इस्लामिक रिलीजियस थीम्स है, फ्लोरल मोटिव, फूल पत्तियों के डिजाइन, कैलीग्राफी, इस्लामिक जो स्टाइल है, जब हम कह रहे हैं इंडिजीनियस स्टाइल से मिक्स होता है, तो उसमें सुंदर तरीके से लिखावट पर्शियन, टर्किश और अरेबिक लैंग्वेज में मस्ट दिखेगी आप, ठीक है। आगे देखते हैं अब मालवा स्कूल। मालवा जो है हमारे देश के मध्य में, मध्य प्रदेश रीजन आपका हो गया, और मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डरिंग रीजन, यहां पर मालवा स्कूल की पेंटिंग हमें देखने को मिलती हैं। तो कहते हैं कि आर्किटेक्चर के साथ, मतलब जो अलग अलग जो है बैकग्राउंड्स पर ये हमें दिखती है, जैसे टेम्पल वॉल्स आप ये कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि मॉस्क वॉल्स, तो ये सब जगह हमें देखने को मिलती है मालवा, क्योंकि कुछ हिंदू रूलर्स भी रहे मालवा के और कुछ मुस्लिम रूलर्स भी रहे, तो इसीलिए अलग अलग जगह हमें जो है ये मालवा स्कूल की पेंटिंग देखने को मिलती हैं। बोल्ड और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स जैसे रेड, येलो, ब्लू सब इस्तेमाल किए गए, बोल्ड बड़े शार्प कलर्स का इस्तेमाल है। पेंट मटेरियल नेचुरल पिगमेंट्स, रेड और येलो इस्तेमाल किया गया है। ब्रश, फिर से एनिमल हेयर, मेडिवल पीरियड की पहचान, मेडिवल पीरियड में जो है हमें जो ब्रशेस देखने को मिलते हैं सारे एनिमल हेयर के डिटेल वर्क के लिए, बारीकी के लिए इस्तेमाल में उनको लिया जाता है। साथ ही में पेपर मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे एग्जांपल है
रसिक प्रिया पेंटिंग बहुत फेमस है, ये हमें देखने को मिलती है मालवा स्कूल में, ठीक है। और थीम में आप देखेंगे तो हिंदू माइथोलॉजी के थीम्स है, रागमाला सीरीज है, और उसके अलावा पुराणों के भी, भागवत पुराण के भी जैसे जो है वो सीन्स इसके अंदर जो है वो डिपिक्ट किए गए हैं। तो हिंदू कल्ट भी है यहाँ पर, इस्लामिक कल्ट भी है मालवा में, दोनों आपको दिखेंगे। तो ये सब जो है ये हमें कहां से देखने को मिलती है, मालवा की पेंटिंग से। अब आ जाते हैं मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स पे। मुगल दौर की मिनिएचर पेंटिंग्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स, हिस्टोरिकल अकाउंट्स, सब में ये पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। आर्टिस्टिक स्टाइल, इनके अंदर डिटेल पोर्ट्रेचर किया जाता था, नेचुरलिस्टिक सीन्स हैं और रियलिस्टिक फिगर्स दिखाई गई हैं। वॉल पेंटिंग जरूर मिसिंग है मुगल दौर में भी, लेकिन इसके अंदर ये पोर्ट्रेचर जो है वो ज्यादातर किताबों के अंदर किया जाता है, और इस्लामिक पूरे पीरियड में इसी तरीके का पोर्ट्रेचर हमें देखने को मिलता है। पेस्टल शेड्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और साथ ही में पेंट मटेरियल, नेचुरल पिगमेंट्स इस्तेमाल किए गए। गोल्ड और सिल्वर, रॉयल टच देने के लिए गोल्ड और सिल्वर कलर्स का बहुत ज्यादा यूज हमें देखने को मिलता है। ब्रश मटेरियल देखें तो फिर से स्क्विरल के बाल, यहां बारीकी देखना, स्क्विरल के बाल, मोंगूज के बाल, ये सब हम देखते हैं कि मुगल जो पेंटर्स ने इन सब का इस्तेमाल किया। मेनली जो पेट्रन्स थे, अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था पेट्रन्स इसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब को छोड़ दें लेटर मुगल्स, वो उन्होंने पैटर्नाइज किया इस मिनिएचर पेंटिंग्स को। बेस, अलग अलग बेसिस यूज किए, पेपर पे बनाई गई ये पेंटिंग्स, आइवरी, हाथी दांत पे बनाई गई मिनिएचर, उसके अलावा एल्बम्स बनाई गई, जो उसके अलावा जो कपड़े की थी तो वो भी यूज की गई। साथ ही थीम, कोर्ट लाइफ डिपिक्ट की गई है, अकबर बादशाह के कोर्ट का डिपिक्शन, जहांगीर के कोर्ट का डिपिक्शन, रॉयल्टी को दर्शाना। जहांगीर के पीरियड में नेचर को डिपिक्शन बहुत ज्यादा हुआ। जहांगीर ने कहीं अपने हिरन के तस्वीर बनवाई है, कहीं एक बर्ड जो उसने ईरान से, पर्शिया से मंगवाया था उसको दिखाया है। एनिमल्स और बर्ड्स जो है ना, इनका पोर्ट्रेयल बहुत ज्यादा हो गया। किसके पीरियड में? ये हो जाता है जहांगीर के पीरियड में। लेकिन फिर जब आते हैं हम शाहजहां के पीरियड में, तो शाहजहां के पीरियड में ना कुछ एक चीज बदलती है। एक चीज थी कलर्स का यूज। मैं आपको जैसे बताऊं तो जहांगीर के पीरियड में बड़ा लाइट कलर्स यूज किया गया। उस समय पे बाहर से ब्रिटिश आए और they came to the court of Mughal Badshah Jahangir and requested him to accept some portraits of ब्रिटिश रॉयल फैमिली। तो वो उनको देते थे, गिफ्ट करते थे। तो वो जब उन्होंने देखी सारी पेंटिंग्स तो वो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि यार बड़ा लाइट कलर का यूज है, बहुत बारीक जो है वो ब्रश का इस्तेमाल किया हुआ इन्होंने, ताकि बॉडी फीचर्स को बड़ा क्लियरली दिखाया जा सके। रेशो का बड़ा ध्यान रखा है यूरोपियन पेंटिंग्स में। तो उन्होंने भी क्या किया कि अपनी पेंटिंग्स में ये कहा अपने कलाकारों से, अपने पेंटर्स से कि भाई आप रेशो का ध्यान रखो। एक तो पीछे की कोई बिल्डिंग है तो उसे बड़ी दिखाओ, मुझे छोटा दिखाओ, ठीक है। और ये अननेचुरलिस्टिक चीजें खत्म करो, बिल्कुल नेचुरल लाइट कलर्स का इस्तेमाल करो, बारीक ब्रश का इस्तेमाल करो, ताकि बॉडी फीचर्स बिल्कुल क्लियरली दिखाए जा सके। और नेचुरल ज्यादातर उसने सीन्स जो है, खासतौर पे नेचर के, लैंडस्केप के सीन्स, एनिमल्स और बर्ड्स के सीन्स, वो ज्यादा जहांगीर ने बनवाए, पैटर्नाइज करवाए। उसके बाद आते शाहजहां। शाहजहां ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। शाहजहां ने कहा कि ज्यादातर वो सिंगल पोर्ट्रेट्स बनवाए उन्होंने अपने, और उसमें अपने आप को उन्होंने बड़े बोल्ड कलर्स में और ब्राइट कलर्स में दिखाया, विद गोल्ड एंड सिल्वर टच ऑन हिज बॉडी एंड हिज जो भी उन्होंने कपड़े पहने थे तो उसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर का टच बहुत ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो वो एक डिफरेंस है, ठीक है। तो अकबर के समय में ना बहुत एक चीज थी पेंटिंग्स में कि रेशो का ध्यान नहीं है। जहांगीर ने वो सब करेक्ट किया, लेकिन शाहजहां ने फिर जो है वो फिर वो जो रॉयल्टी दिखाने की कोशिश की, सिल्वर और गोल्ड का यूज जो है, ब्राइट कलर्स का यूज उसने बढ़ा दिया। तो वो फिर से एक और शिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है मुगल पेंटिंग्स में। अब आ जाते हैं मॉडर्न एरा की पेंटिंग्स में, ठीक है। मॉडर्न एरा की भी हम देख लेंगे कि कौन कौन से जो है वो पेंटिंग है एक बार, और उसमें क्या आर्टिस्टिक टेक्निक, थीम, बेस क्या यूज किया गया और क्या मटेरियल यूज किया गया, अब वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिस्टिक स्टाइल, डेलिकेट आर्टिस्टिक स्टाइल हमें देखने को मिलता है पहाड़ी पेंटिंग्स में। सबसे पहले मॉडर्न एरा की पेंटिंग में आपको बता दूं, एक तो हम पहाड़ी पेंटिंग्स पढ़ेंगे, साथ ही बंगाल
में जो पेंटिंग्स जो बनाई गई अर्ली 20th सेंचुरी में अवनींद्रनाथ टैगोर और जो उनके फॉलोअर्स के द्वारा, तो एक बंगाली, पहाड़ी, और उसके अलावा हम जो है फिर जो तीसरी पेंटिंग एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये तीन हम यहां पर कवर करेंगे। तो मैं एक एक करके अभी शुरू कर लेते हैं। देखो सबसे पहले पहाड़ी पेंटिंग्स। पहाड़ी पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर डेलिकेट स्टाइल, लिरिकल स्टाइल, जिसमें बहुत बारीकी से जो है वो आंखों का चित्रण होता है, नेचुरलिस्टिक पोर्ट्रेल होता है ह्यूमन फिगर्स का। ये सबसे खास चीज है। ये देखो जैसे जैसे हमने देखा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से जो एंशियंट टू मेडिवल एरा की जो केव पेंटिंग थी वो बेटर थी, उसमें और ज्यादा इनोवेशन था। फिर मेडिवल पेंटिंग्स वर मोर सुपीरियर देन एंशियंट पेंटिंग्स। उसके बाद फिर मॉडर्न पेंटिंग्स, इसमें इनोवेशन, स्टाइल और डिपिक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। डेलिकेट स्टाइल, लिरिकल स्टाइल यहां पे दिखने लगा, नेचुरलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ ह्यूमन बीइंग दिखने लगा। कलर्स यूज किए गए जो पहाड़ी पेंटिंग में वो पेस्टल टोन और म्यूटेड शेड्स के थे, बहुत बहुत जो है वो बहुत बारीक जो है लाइटर शेड्स इस्तेमाल किए गए। नेचुरल पिगमेंट्स यूज किए गए जिसमें वेजिटेबल डाइज का भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, शायद जो पहाड़ी क्षेत्र में जो वेजिटेबल ग्रोथ थी वो अच्छी थी और इसी वजह से जो है वहां पर उसका इस्तेमाल किया गया, वेजिटेबल कलर्स का। ब्रश मटेरियल जो है वो फाइन ब्रश का इस्तेमाल किया गया है, वो फिर से वही जो मेडिवल एरा से चला आ रहा है, एनिमल हेयर का यूज किया गया बारीकी देने के लिए। पेपर और टेम्पल वॉल्स पर हमें ये देखने को मिल जाती है बेस के तौर पे। और नोटेबल थीम्स हम देखें तो इसमें फिर से कृष्ण लीला की कथाएं, भागवत पुराण की कथाएं, गीता गोविंद से अलग अलग जो स्टोरीज हैं वो डिपिक्ट करने की इसके अंदर कोशिश की गई। साथ ही राजस्थानी पेंटिंग्स पे आते हैं। अब राजस्थानी पेंटिंग्स में बोल्ड और फ्लैट फिगर्स है और कंपार्टमेंटलाइज्ड स्टोरी टेलिंग होती है राजस्थानी पेंटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो फ्लैट फिगर्स हैं, बिल्कुल फ्लैट 2D आपको दिखेंगी उनकी जो पूरी जो है डायमेंशंस, और बोल्ड कलर्स हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखेंगी और डिपिक्शन जो है वो बहुत मतलब वाइब्रेंट सा दिखेगा। तो साथ ही कलर्स, ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल है, रेड, येलो और ब्लू, जो राजपूताना स्टाइल को दिखाता है। ठीक है, ऐसे तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग भी वो भी राजपूताना पैटर्नेज में ही बना था, बट यहाँ पे राजस्थानी जो है वो बड़ी बड़ी आंखें, रुआब, ये सब जो है वो पेंटिंग्स में दिखाई देता है। बड़ी बड़ी मूछें जैसे ज्यादातर मेल फिगर्स की दिखाएंगे। फेमिनाइन दिखाने के लिए जो है वो बड़े रेड कलर का इस्तेमाल किया है, या अलग अलग उन्होंने जो है वो डिपिक्शन किया है जैसे उनके कपड़ों में। ठीक है, तो राजस्थानी मॉडर्न पेंटिंग्स आप समझ सकते हैं। इसमें नेचुरल पिगमेंट्स और मिनरल्स का यूज किया गया और प्लांट बेस्ड डाइज का भी इस्तेमाल किया गया पेंट मटेरियल के तौर पे। ब्रश, फाइन ब्रशेज हैं, एनिमल हेयर फिर से मेडिवल से चला आ रहा है, तो फाइन ब्रशेज यूज किए गए एनिमल हेयर से बने हुए। बेस पेपर पे भी बनती है राजस्थानी पेंटिंग्स, कपड़े पे भी बनती है और टेम्पल वॉल्स पे भी बनती है। ठीक है, तो ये आगे चल के ना राजस्थान का पिछवाई कल्ट भी बन गया, मंदिर के बैक वॉल पर बनाई जाने लगी ये पेंटिंग, जो फोक ट्रेडिशन का हिस्सा फिर बन गई आगे चल के। नेक्स्ट नोटेबल थीम्स, धार्मिक थीम है। ठीक है, रिलीजियस थीम्स है। ठीक है, भगवान कृष्ण की स्टोरीज, उनकी बाल लीलाएं, रामायण की स्टोरीज, राजस्थान के राजपूत रजवाड़ों के रॉयल कोर्ट के सीन्स और वहां पे होने वाले इंसिडेंट्स, वो सब यहां पर डिपिक्ट किए गए हैं। कई बार हंटिंग सीन्स भी बड़ा कॉमन है राजस्थानी पेंटिंग्स में। ठीक है, अब बंगाल स्कूल पे आते हैं हम। बंगाल स्कूल आर्टिस्टिक स्टाइल, सॉफ्ट कलर्स का इस्तेमाल, डेलिकेट लाइंस का इस्तेमाल, इंटेलेक्चुअलिज्म को दिखा रहा है ना। बंगाल अर्ली 20th सेंचुरी वाज एक्सपीरियंसिंग इंटेलेक्चुअलिज्म, और अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के द्वारा ही दीज पेंटिंग्स वर डेवलप्ड और पैटर्नाइज्ड। उसके बाद फिर पेस्टल कलर्स विद सटल शेड्स, बहुत हल्के शेड्स का इस्तेमाल है। पेंट मटेरियल जो है वो इंडिजीनियस पिगमेंट से बना है और ट्रेडिशनल इंडियन मेथड से बनाया जाता है। ब्रश मटेरियल जो है वो फाइन हेयर, बिल्कुल बारीक जो है वो बालों से बनाया जाता है स्मूथ कलर एप्लीकेशन के लिए। और बेस पेपर और कैनवस इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। ठीक है, यानी जो बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग में पेपर और कैनवस दोनों इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, कैनवस का यूज मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहां से शुरू हो जाता है, कैनवस पर बहुत ज्यादा इसका पोर्ट्रेचर किया जाता है। थीम स्पिरिचुअलिटी, इंटेलेक्चुअल जो है ना थीम्स होगी, स्पिरिचुअलिटी, हिंदू कल्चर का डिपिक्शन, हिंदू एपिक्स का डिपिक्शन, फ्रीडम
जैसे भारत माता पेंटिंग है बंगाल स्कूल से बनी हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फ्रीडम स्ट्रगल की पेंटिंग्स या एस्पायरिंग फ्रीडम जो डिजायर्स वाली पेंटिंग, वो बंगाली स्कूल की पहचान है। लास्ट में हम आ जाते हैं फोक पेंटिंग पर, और यही चारों चीजें जो हैं हम इसमें भी देखेंगे। ये सारी चीजें, ये चारों एस्पेक्ट, आर्टिस्टिक थीम, पैलेट, आर्टिस्टिक टेक्निक, थीम और मटेरियल यूज, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे फोक पेंटिंग। फोक पेंटिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ली पेंटिंग्स ऑफ महाराष्ट्र। वर्ली पेंटिंग्स आर मेड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ महाराष्ट्र, प्रोबेबली वेस्टर्न घाट्स हम इसमें नाम लेंगे, जहां के जो लोगों के द्वारा ये बनाई जाती हैं। ज्योमेट्रिक शेप्स इसमें यूज की जाती हैं, डेली लाइफ और नेचर का डिपिक्शन इसमें होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप्स इसमें यूज की जाती है, वर्ली पेंटिंग में कॉमन है। कलर व्हाइट, डार्क ब्राउन, अर्दन कलर्ड बैकग्राउंड होगा, ठीक है, तो ये आप इसमें कॉमन देखोगे। पेंट मटेरियल, पेंट मटेरियल क्या है, राइस पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ना आप ये देखोगे चावल का इस्तेमाल करते हैं बेस बनाने के लिए, व्हाइट कलर का बेस बनाते हैं और उस पे लाल रंग से जो है वो बनाया जाता है। तो ज्यादातर मिट्टी की दीवारों पर इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ब्रश मटेरियल बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रश मटेरियल देख लेना वर्ली पेंटिंग में, बैम्बू स्टिक से ब्रश बनाते और कच्ची दीवारों पर बनती है ये, इसलिए अर्दन वॉल्स ऑफ होम्स। अब तो वर्ली पेंटिंग्स क्या सभी ये जो है वो कैनवस पर बनने लगी हैं, क्योंकि इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है फोक पेंटिंग में। अब कमर्शियल एंगल आ गया है फेमस फोक पेंटिंग्स में, तो इसी वजह से शुरुआत में तो ये अर्दन वॉल्स पर जो कच्ची दीवारों पर ही बनती थी। ट्राइबल लाइफ का डिपिक्शन इनमें होता है, फार्मिंग, हंटिंग सीन्स और रिलीजियस सिंबलिज्म भी, धार्मिक जो है वो थीम के साथ भी ये हमें देखने को मिलती है। मधुबनी पेंटिंग्स मिथिला रीजन बिहार से ताल्लुक रखती है। आर्टिस्टिक स्टाइल में आप देखेंगे तो इसके अंदर देवी देवताओं का चित्रण होगा, ठीक है, डेली लाइफ के जो इंट्रिकेट डिजाइन्स है। मधुबनी पेंटिंग्स में आप कुछ पेंटिंग देखेंगे जो घर की जो है इनर वॉल्स पे बनाए जाते हैं। ऐसी पेंटिंग्स है जो घर के बाहरी दीवारों की तरफ जो है वो उनको डेकोरेट करने के लिए बनाई जाती थी। तो मधुबनी पेंटिंग्स में ना बेसिकली डेकोरेटिव पर्पस होता था। ब्राइट नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल है, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लैक कलर्स मेनली डोमिनेट करते हैं। पेंट मटेरियल में नेचुरल डाइज, प्लांट, मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ब्रश में अगर हम बात करें तो बैम्बू स्टिक्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। फिर से वर्ली में भी हमने देखा ना बैम्बू स्टिक, और यहां पर भी, और विद कॉटन ट्विग्स अटैच्ड टू इट फॉर डिटेलिंग। तो कॉटन की जो है वो जो आप ये कह लो कि छोटी छोटी जो है जैसे कॉटन स्टिक्स बना करके उसकी आगे जो है उसको इस्तेमाल करके रंगों में डुबो के फिर इस्तेमाल में लिया जाता है बारीकी से चित्रण करने के लिए। बेस मड वॉल्स पे, फैब्रिक पे, पेपर पे, अब तो बड़े डाइवर्स हो गया है ये जो फोक पेंटिंग्स में, तो अलग अलग चीजों पर ये पेंटिंग बनाई जाती है। थीम रिलीजियस थीम्स हिंदुइज्म की, भगवान राम, शिवा एंड वेडिंग सीन्स, मेनली वेडिंग सीन्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करती हुई दिखेंगी आपको फोक पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट कलमकारी ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें आए सबसे पहले आर्टिस्टिक हैंड पेंटेड ब्लॉक प्रिंटेड स्टाइल है। इसमें माइथोलॉजिकल थीम्स का डिपिक्शन होता है और नेचुरल डाइज, नील का इस्तेमाल है इसमें, इंडिगो, रेड, येलो, ब्लैक, दीज आर कलर्स यूज्ड, ठीक है। साथ ही पेंट मटेरियल नेचुरल डाइज प्लांट से निकाले जाते हैं, जैसे नील भी तो प्लांट से एक्सट्रैक्टेड है। फ्लावर्स से निकलता है पीला रंग, जैसे मिनरल्स से निकलते हैं लाल इत्यादि रंग। उसके अलावा ब्रश मटेरियल बैम्बू ब्रश, फिर से ये देखो फोक पेंटिंग में बड़ा कॉमन है, ठीक है। फ्री हैंड पेंटिंग भी इसमें बड़ी कॉमन है, ठीक है। और साथ ही में फ्री हैंड पेंटिंग और इसमें जो कलम है ना वो बहुत इस्तेमाल है। कहीं कहीं बीच में फ्री हैंड से बेस बनाएंगे और फिर उसके अंदर जो है वो कलम से, बैम्बू की कलम से फिर जो है उसके अंदर जो है वो डिजाइनिंग करेंगे। बेस कॉटन और सिल्क क्लॉथ इस्तेमाल किया जाता है, ये ज्यादातर कपड़े पे बनती है कलमकारी, ठीक है। और हिंदू एपिक्स, रामायण, महाभारत और उसके अलावा कृष्ण और राम का डिपिक्शन जो है वो इसमें बहुत डोमिनेट करता है। अब पटचित्र पेंटिंग्स, उड़ीसा की पटचित्र पेंटिंग्स आर फेमस पेंटिंग्स। तो ये बेसिकली रिलीजियस नैरेटिव्स, मतलब कहानियां जो है ना, धार्मिक कथाएं जो है उनका चित्रण करने के लिए। एक बड़ी खास चीज है पटचित्र पेंटिंग में कि उनका जो बॉर्डर होता है उस पर फूल पत्तियों का डिजाइन होता है बॉर्डर पे, तो ये पटचित्र पेंटिंग में खास होता है।
साथ ही नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है, ब्राइट रेड, येलो और ग्रीन कलर जो है वो बहुत यूज में लिए जाते हैं। नेचुरल पिगमेंट्स जो मिनरल्स और वाटर्स, सॉरी जो नेचुरल पिगमेंट जो मिनरल से बनाए जाए और प्लांट से निकाले जाए तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रश मटेरियल, फाइन ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत बारीक, जिनसे जो है वो कलाकारी की जा सके। बेस कपड़े पे बनाए जाते हैं, पाम लीव्स पे बनाए जाते हैं, और सिल्क के ऊपर भी पटचित्र पेंटिंग होती है, तुषार सिल्क पे। ठीक है, जगन्नाथपुरी के बाहर ये पटचित्र पेंटिंग्स बिकती थी। जगन्नाथपुरी मंदिर आप दर्शन के लिए जाएं तो वहां ये बिकती थी। वहां पर भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण को अलग अलग रूप में डिपिक्ट किया जाता है, उनकी बाल लीलाएं, कृष्ण लीलाएं, और उसके अलावा टेम्पल के जो चित्र हैं वो सारे जो है वो यहां पर पटचित्र पेंटिंग में कॉमनली नोटेबल थीम्स होती है। नेक्स्ट इज फाड़ पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान। फाड़ पेंटिंग्स मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दीज पेंटिंग्स वर मेड बाय भोपा जोशी कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, जो नैरेटिव आर्ट के लिए जाने जाते। जो उनकी पेंटिंग्स थी वो नैरेशन ऑफ स्टोरीज थी। एक्चुअली ये रिलीजियस स्टोरीज सुनाने वाले लोग, ये कम्युनिटी, साथ ही में उसके साथ साथ जो है ये फोक टेल्स सुनाते, साथ ही में बहादुरी के किस्से या फिर ब्रेवरी, वैलर, ये सब चीजें उनकी थीम्स में होता है। और उसके साथ उसको बताने के लिए वो एक स्क्रोल लेके चलते अपने साथ, कहानी कहते हुए वो चित्र दिखाते, और उसके जरिए अपनी कहानी को नरेट करने का स्टाइल फाड़ पेंटिंग्स में दिखता है। तो नैरेटिव स्क्रोल होता है इनके पास, बोल्ड लाइंस का यूज करते हैं, ठीक है, और लोकल डाइटीज और हीरोज का चित्रण करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताई दिया। रेड, येलो और ग्रीन मेनली कलर्स होते हैं, नेचुरल पिगमेंट से बने हुए। पेंट मटेरियल ये ऑर्गेनिक सोर्सेज से और मिनरल्स से बनाते हैं अपना पेंट मटेरियल। ब्रश, फाइन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं ये भी, जो अब ये तो आजकल देखो, अब आप फोक पेंटिंग्स में ना एनिमल कलर्स नहीं है, आप ये देख लेना कंटेम्पररी वर्ल्ड में फोक पेंटिंग जितनी भी है तो एनिमल कलर्स नहीं है। अब तो आपको पता है कि प्लास्टिक भी यूज हो जा रहा है, उसके अलावा बहुत सारा मटेरियल आ गया है जो आजकल जो है वो आर्टिफिशियली मेड मटेरियल, उससे ब्रश बन रहे हैं। तो अब इसके अंदर एनिमल जो है वो हेयर का यूज जो है वो ना के बराबर है। बेस लॉन्ग स्क्रोल्स पर बनाए जाते हैं, कपड़े के बने हुए, उनके ऊपर इनका चित्रण किया जाता था मेनली, ठीक है। और फोक स्टोरीज, रिलीजियस लेजेंड्स, बाबूजी और देव नारायण लोकल डाइटीज, ऐसी उनकी कथाएं ये ज्यादातर डिपिक्ट की जाती हैं फाड़ पेंटिंग्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम तीसरे चरण पे, अपना थर्ड जो है वो, अब इसमें जो थर्ड फेज ऑफ की एस्पेक्ट्स हम देखते हैं तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे। देखो, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स से हम शुरू करेंगे, लेकिन हम क्या क्या इंपॉर्टेंस देखेंगे, हर पीरियड की पेंटिंग्स की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, फिर पर्पस, किस पर्पस से, रिलीजियस, सोशल या कमर्शियल, किस पर्पस से वो पेंटिंग्स बनाई गई, और फिर इंपैक्ट क्या है कल्चर पे, ट्रेडिशन पे, सोसाइटी पे, धर्म पे, रिलीजन पे, क्या क्या इंपैक्ट है वो सब हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की बात करते तो इसमें अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंस क्या है प्री हिस्टोरिक, मैं इसमें सारी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मेनली की पेंटिंग्स थी उनको समअप करके एज होल बता रहा हूं। तो सबसे पहले ह्यूमन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो सबसे पहला था वो हमें इन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। लाइफस्टाइल की झलक देखने को मिलती है, उस समय के लोगों के बिलीफ्स, एनवायरमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड के लोगों की लाइफ कैसी थी, कैसा वो कैसे रहते थे, कैसे जानवर थे उस समय के, वो सब हमें वहीं से पता चलता है ना। तो दीज आर इंपॉर्टेंसेस ऑफ और सिग्निफिकेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। उसके अलावा पर्पस, अब वो क्या करने के लिए बनाते थे, उन्हें सोशल एक्टिविटीज डिपिक्ट करते थे, हंटिंग, डांसिंग सीन, सिंबलिज्म के तौर पे, मतलब शायद क्योंकि तब कोई लिटरेचर नहीं था, तब कोई और तरीके का जो है वो कम्युनिकेशन नहीं था, तो कम्युनल स्टोरी टेलिंग के लिए शायद यूज करते होंगे और बहुत अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करते होंगे, शायद कम्युनिकेशन के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, सिंबलिज्म के तौर पे, जैसे किसी को दिखाना है कोई चीज, मान लो शेर दिखाना है तो शेर की तस्वीर या उसका एनिमल का डिपिक्शन कर दिया, तो ये सब चीजें वहां पे हमें देखने को मिलती है। किसी जानवर को दिखाना है तो वह वैसा चित्रण करेंगे, ठीक है, क्योंकि और तो नहीं है ना मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया थोड़ी ना कि वहां पे दिखा दिया इमेज कैसा है, ठीक है। इंपैक्ट, तो इंपैक्ट क्या है,
प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स ना हमें एवोल्यूशन को समझने में मदद करती हैं कि कैसे समय के साथ जो है इंसान में बदलाव आया। अलग अलग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स और उसके बाद की पेंटिंग्स में क्या क्या लोगों की सोच में बदलाव आया, क्या रिलीजन कैसे बाद में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स बाद आगे हम देखेंगे आगे वाले एरा में रिलीजन और रिलीजियस इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखने लगता है। लेकिन इस एरा में सोशल लाइफ को दिखाया जाता है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ को दिखाया जाता है। तो ये है, और कैसे कैसे उनकी लाइफ में बदलाव आ रहे थे, क्या क्या चीजें वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो उनकी सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन ये हमें देती है। तो ये एक खास इंपैक्ट है इसका। अब केव पेंटिंग्स पे आते हैं। केव पेंटिंग्स के भी हम यही तीनों एस्पेक्ट देखेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंस, पर्पस और इंपैक्ट। तो केव पेंटिंग्स में यहां पर रिलीजन डोमिनेट करने लगता है। अजंता केव पेंटिंग्स बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। और एक चीज है कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए, यूनेस्को ने अजंता केव्स को और उन पेंटिंग्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और बाद में ये कहते हैं कि इंडियन वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स, वो सब उसके लिए आधार बना या बेस बना। दीज बिकेम द एग्जाम्पल्स फॉर इट, ठीक है। तो फिर इलस्ट्रेशन और बुद्धिस्ट आर्ट यहां पे हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें इसकी सिग्निफिकेंस है। पर्पस क्या था उस समय? धर्म या धर्म से जुड़ी हुई स्टोरीज, बुद्धा के जन्म की स्टोरी, बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज, बुद्धा के जो उनके जो एंडेवर्स थे लाइफ के उनको दिखाना, बुद्धा की जो सोशल बॉन्डिंग्स थी या बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो दिखाने के लिए जो है मेनली दीज पेंटिंग्स वर ड्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट इंपैक्ट देखें तो इंपैक्ट में आप देखें तो अजंता की जो पेंटिंग्स है इनमें आप अगर आप देखें तो बुद्धिस्ट कल्ट को फैलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऑथेंटिसिटी मिलती है इन पेंटिंग्स के जरिए कि दिस रिलीजन बिलोंग्स टू अ वेरी अर्ली एरा। तो उस पुराने दौर से उसको ऑथेंटिसिटी मिलती है ये, और ये इसका इंपैक्ट। और बाद में और भी इंपैक्ट, जैसे टेक्निक ऑफ पेंटिंग जो आगे चल के जो बनी उसमें एवोल्यूशन आया, पर बेस इन्हीं पेंटिंग्स को बनाया गया। शायद इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे काम किया कि ऐसी पेंटिंग बनती है और फिर उसमें एवोल्यूशन आगे समय पर आते चले गए। रिलीजियस डिपिक्शन का आइडिया भी कि धर्म को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, धार्मिक इमेजरी कैसी होगी, वो भी सबसे पहले अजंता पेंटिंग, फिर एलोरा के पेंटिंग्स। राष्ट्रकूटा रूलर्स के द्वारा बनाई गई ये एलोरा के पेंटिंग्स 5th-6th सेंचुरी की बात है। और इनकी अगर हम बात करें तो एलोरा केव्स में ना इमेजरी बड़ी वाइड है और कई रिलीजन्स का डिपिक्शन है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, ठीक है। और तो ये दिखाता है कि इस समय पर जो है वो रिलीजियस मिक्सिंग किस तरीके से हो गई थी, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बन रही थी, वो इसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और मतलब उस समय से दिखाता है कि देयर वाज ब्लेंड ऑफ रिलीजन एंड पीपल वर टॉलरेंट टुवर्ड ईच अदर एंड इवन द रूलर्स वर टॉलरेंट। तो इस रवैये को दर्शाता है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा रिलीजियस सीन्स दिखाने के लिए पर्पस ये था, रिलीजियस सीन्स दिखाना, ठीक है। तो पर्पस क्या था? रिलीजियस सीन्स का डिपिक्शन। उसके अलावा डाइटीज दिखाई जाती थी, देवी देवताओं का चित्रण, ठीक है। उसके अलावा माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो कहानी और मिथक हैं उनको डिपिक्शन भी जो है उनके कैरेक्टर्स को दिखा करके, और डिवोशनल एस्पेक्ट के लिए भी। तो ये सब जो है ये पेंटिंग बनाई गई थी एलोरा के पेंटिंग्स, ठीक है। तो हमें कहाँ मिलती है? एलोरा में जो कैलाशनाथ टेम्पल है उसकी वॉल्स पर। और आप ये कह सकते हैं कि मेडिवल पीरियड में और बाद के मॉडर्न पीरियड में भी एलोरा केव्स में जो भी हमें पेंटिंग मिलती हैं उसका हमारे कल्चर पे, हमारे रिलीजियस जो है मान्यताओं पर ये बहुत गहरा असर पड़ता है। हमें उसके जरिए हमारे रिलीजन को वैलिडिटी मिलती है। तो सेम लाइक अजंता यहां पर भी उसका इंपैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज बाग केव्स। यहां पर ह्यूमन क्वालिटी, जो इंसान का चित्रण है, बहुत अच्छा किया गया। स्ट्रॉन्गर आउटलाइंस का यूज है। ये तो बाग केव्स की पहचान ही है कि दे मेड यूज ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड बोल्ड आउटलाइंस, ठीक है। तो ये उसमें खास चीज है, स्ट्रॉन्गर और बोल्ड आउटलाइंस उन्होंने यूज किए। बाग केव्स बुद्धिस्ट थीम्स दिखाई गई हैं और साथ ही में अजंता की तरह है, और आर्टिस्टिक टच वाकाटकाओं के द्वारा जो है बेसिकली, और हिंदू थीम्स भी हैं इसमें। तो बेसिकली लोकलाइज्ड आर्टिस्टिक टच भी जो है वो इसके अंदर दिखता है, ठीक है।
तो वही नैरेटिव तरीका है इसमें भी, तो मेनली पर्पस है नरेशन ऑफ स्टोरीज। इम्पैक्ट देखें तो बुद्धिस्ट आर्ट जो है वो उसके स्प्रेड में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया, अलॉन्ग विद अजंता एंड एलोरा केव्स, और साथ ही में रिलीजन के स्प्रेड में भी इसका एक बड़ा योगदान रहता है। नेक्स्ट इज बादामी केव्स। अर्ली चालुक्यन जिनकी कैपिटल बादामी या वातापी थी, उन्होंने इन केव्स को बनवाया था। बादामी केव्स के अंदर हम क्या देखेंगे, हिंदू माइथोलॉजी के सीन्स देखते हैं। ब्राह्मणिकल पेंटिंग्स हैं, बेसिकली ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को दिखाती हुई, और हिंदू म्यूरल आर्ट को ये सबसे शुरुआत में प्रेजेंट करने वाली थी 6th और 7th सेंचुरी में बादामी केव्स। ठीक है, क्योंकि इसी समय पर जो है वो चालुक्यंस ने डेक्कन रीजन में जो है अपना पावर एस्टेब्लिश किया था। पर्पस भगवान शिव और विष्णु कल्ट को डिपिक्ट करना यहां पर है, और उनसे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं को दिखाना, ठीक है, और कोर्ट लाइफ को दिखाना उस समय बादामी के जो चालुक्यन रूलर्स की, और रिचुअल्स को दिखाना, वो यहां पर पर्पस था। इंपैक्ट बादामी के पेंटिंग्स ने दक्षिण भारत की नैरेटिव जो म्यूरल पेंटिंग है उसको इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद फिर कई और मंदिरों में, बाद के कई दक्षिण भारतीय द्रविडियन टेम्पल्स में हमें इस तरीके की पेंटिंग जो है कल्ट देखने को मिला, इससे पहले नहीं था दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये यहां पे हमें देखने को मिलता है। आगे देख लो, जहां पे इंपैक्ट पड़ा, कहां, सतनिवासल केव्स में भी हमें ऐसी पेंटिंग देखने को मिलती है जो 9th सेंचुरी से ताल्लुक रखती है, तमिलनाडु, और ये जैन इमेजरी हमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंस क्या है, जो साउथ इंडिया का जो जैन कल्चर है वो इसके जरिए डिपिक्ट किया गया है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। पर्पस देखें तो जैन रिलीजियस थीम्स को दर्शाना, जैन कॉस्मोलॉजी और जैन कैसे साधु रहते हैं उसको दिखाना, इसका पर्पस था इन सतनिवासल के पेंटिंग्स का, और डिवोशनल एस्पेक्ट से इनको बनाया गया है। साथ ही इंपैक्ट देखें तो इन्होंने क्या किया कि जैन रिलीजन के स्प्रेड में और जैन रिलीजियस आइडेंटिटी को जो है ऑथेंटिकेशन देने के लिए ये जो पेंटिंग्स हैं इन्होंने अपना एक बड़ा योगदान दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम मेडिवल पेंटिंग्स पे। मध्यकालीन पेंटिंग्स में फिर से हम वही 3 एस्पेक्ट आखिरी स्टेज के लेंगे, इंपॉर्टेंस, पर्पस और इंपैक्ट। ठीक है, तो मेडिवल पेंटिंग्स में देखते हैं। मेडिवल पेंटिंग्स में सबसे पहले विजयनगर म्यूरल सबसे इंपॉर्टेंट है। विजयनगर म्यूरल मैं आपको ये बता दूं क्योंकि विजयनगर से क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आ रहा है, कभी आर्किटेक्चर, कभी तो पेंटिंग से भी उनके जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये देखो, तो विजयनगर एम्पायर ऑल्दो 14th सेंचुरी में हरिहर और बुक्का के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, और फॉर क्वाइट सम टाइम अबाउट 2 to 3 सेंचुरीज इट डोमिनेटेड द साउथ इंडिया, और इन राजाओं ने ये विजयनगर म्यूरल्स जो है वो बनवाए। इसमें ज्यादातर कोर्ट सीन्स हैं, हिंदू माइथोलॉजी के सीन्स हैं, जो विजयनगर म्यूरल्स दीवारों पर जो बनाए गए चित्रों के जरिए डिपिक्ट किए गए हैं। पर्पस रामायण और महाभारत की स्टोरीज को डिपिक्ट करना, वहां पर पर्पस था, डिवोशनल एस्पेक्ट भी था। ठीक है, और ग्लोरिफिकेशन ऑफ, सबसे बड़ा एस्पेक्ट पर्पस क्या था, ग्लोरिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो वो भी यहां पर किया गया है इसके जरिए। इंपैक्ट म्यूरल कल्चर, जैसे बाद में केरला म्यूरल्स आ जाता है फिर फोक पेंटिंग्स में, तो वो कल्चर जो है वो विजयनगर म्यूरल से प्रभावित है, और ये इंपैक्ट है कि आज भी जो है साउथ इंडिया में म्यूरल पेंटिंग जो है वो चलन में है, खासतौर पर केरला जैसे रीजन में, तो उसके पीछे विजयनगर म्यूरल्स का ही इंपैक्ट है। साउथ इंडियन ट्रेडिशन में ही ये जो वॉल पेंटिंग्स आ गई, तो वो उसके पीछे विजयनगर है, जिसने एक, जैसे चालुक्यन बादामी पेंटिंग्स के बाद जो है आगे फिर आपको मिल जाती है फिर सतनिवासल के पेंटिंग्स, और उसके बाद फिर विजयनगर, तो ये एक पूरा सीक्वेंस है जो वॉल पेंटिंग्स का जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, दक्खनी पेंटिंग्स। मेडिवल पीरियड में डेक्कन पेंटिंग्स जो बनाई गई, तो इसमें आप देखोगे क्या कि डेक्कन रूलर्स, क्योंकि देवर मुस्लिम्स, पर्शियन और इंडियन स्टाइल यहां पर मिक्स होते हुए आपको दिखेंगे, और कल्चरल एक्सचेंज दिखेगा पर्शियन वर्ल्ड के साथ इसमें, तो ये बहुत ज्यादा जो है ये इंडियन और इस्लामिक टाइप्स और इंडिया और सेंट्रल एशिया के टाइप्स के को दिखाता है, दर्शाता है ये दक्खनी पेंटिंग। ठीक है, और पर्पस मेनली कोर्ट लाइफ सीन्स डिपिक्ट करना, रोमांटिक सीन्स डिपिक्ट करना, रिलीजियस थीम्स यहां पर डिपिक्ट की गई दक्कन की सल्तनतों के द्वारा। दक्कन की सल्तनतें जिसमें बामनी हो गया, बामनी के बाद फिर अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिराड़ और गोलकोंडा हो गए। ठीक है, साथ ही इंपैक्ट
दक्कन में मिनिएचर पेंटिंग भी बनी जिसने पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग और इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को मिक्स किया, और इट ऑल्सो इंपैक्टेड द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑल्सो। मुगल भी जब इस समय पे आए तो इन्होंने ये अडॉप्ट किया। मुगलों के दक्षिणी पड़ोसी दक्कन में यही रियासतें थी जो बामनी से सेपरेट होकर बनी थी, अहमदनगर, बीजापुर, बिदार बेराड़ और गोलकुंडा। ठीक है, तो इसीलिए वही इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। जौनपुर पेंटिंग्स, शर्की वंश। मैंने बताया आपको दिल्ली सल्तनत ने तो पेंटिंग बनाई ही नहीं, दिल्ली सल्तनत में तो ज्यादातर कैलीग्राफी ही पेंटिंग थी। लेकिन जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में जब अलग किया मलिक सरवार और मुल्क ने, तो वहां पर पेंटिंग कल्ट डेवलप हुआ। पर्शियन इस्लामिक टेक्निक्स का एक ब्लेंड देखने को मिलता है। ज्यादातर मस्जिद की दीवारों पर और मैन्युस्क्रिप्ट्स पर ही इसको डिपिक्ट किया गया है। इस्लामिक और इंडियन जो है इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, और ये कह लो कि रिलीजियस ब्लेंड में आगे चल के जो धर्म और धर्म किस तरीके से दोनों मान्यताएं और ट्रेडिशन मिक्स हो गए, डाइवर्सिटी जो आई भारत में, उसके लिए जौनपुर पेंटिंग्स का एक बड़ा इंपैक्ट है। मालवा स्कूल मेडिवल पेंटिंग्स में अपने आप में खास है। राजपूत कोर्ट्स में बनाई गई और कुछ मुस्लिम शासकों ने भी मालवा के ये बनवाई। वाइब्रेंट कलर और सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती हैं। ज्यादातर हिंदू टेक्स्ट और म्यूजिकल नोड्स वहां पर जो है मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलते हैं। डिवोशन, रॉयल पैटर्नेज और हिंदू थीम्स इसमें डोमिनेट करती हुई दिखती हैं। कहीं कहीं पर मुस्लिम जो है इमेजरी भी है, पर बहुत कम है। ठीक है, अब आप देखें मालवा स्कूल की अगर हम बात करें तो इंपैक्ट अगर इसमें कहते हैं तो मालवा स्कूल लेटर ऑन इंपैक्टेड द स्टाइल्स ऑफ राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग्स, क्योंकि यही का राजपूताना स्टाइल फिर जो है वो फिर राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग्स में भी झलकता है मॉडर्न पीरियड की। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडर्न पेंटिंग्स पे। मॉडर्न पेंटिंग्स में कुछ खास इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स देखेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे मॉडर्न पेंटिंग्स की, साथ ही में पर्पस और साथ ही इंपैक्ट भी। तो देखें बंगाल स्कूल, मैंने बोला था अवनींद्रनाथ टैगोर ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये चलन शुरू किया। इसके अंदर इंटेलेक्चुअलिज्म था इन पेंटिंग्स में, इंटेंस इमोशन, डीप इमोशन, सैडनेस और उसके अलावा जो है एंगर इन द सोसाइटी वो दिखाया गया। शायद आजादी का जो इंडिपेंडेंस का दौर चला था उसके लिए भारत माता जैसी पेंटिंग्स और आजादी के लिए जो लोगों के अंदर स्पिरिट है उसकी डिपिक्शन बंगाल स्कूल ने बहुत अच्छे से की। इसका एक और काम था स्वदेशी वैल्यूज को लोगों के अंदर इनकलकेट करना और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को जो है वो उनके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस तैयार करना। ये इसका जो है वो एक बहुत अहम उसका एस्पेक्ट था। तो ये इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। और अगर हम पर्पस की बात करते हैं तो नेशनलिज्म वाज प्रमोटेड थ्रू बंगाली स्कूल, और साथ ही में इंडियन एपिक्स, फ्रीडम मूवमेंट, उसको एक बड़ा बूस्ट दिया इस बंगाली स्कूल ऑफ मॉडर्न पेंटिंग्स ने। इंपैक्ट देखें तो बंगाल स्कूल ने इंडियन आर्ट में एक पुनर्जागरण ला दिया, साथ ही में मतलब इंडियन आर्ट में रिनाइजेंस ले आए, और इसने इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट किया, इंडिजीनियस आर्ट को प्रमोट किया, इंडियन जो है ये कह लो कि जो वैल्यूज जो थी और साथ ही में इंडियननेस के भाव, ये सब जो है इनकलकेट करने में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का बहुत बड़ा हाथ था। नेक्स्ट इज राजस्थानी पेंटिंग्स। राजस्थानी पेंटिंग्स जो है ये नैरेटिव कंटेंट के साथ होती, कहानियों का चित्रण होता है। हिंदू माइथोलॉजी, कोर्ट लाइफ, लोकल फोकलोर, बहादुरी के, वैलर के किस्से, राजपूत राजाओं के, वो सब राजस्थानी पेंटिंग में आपको दिखेगा। हंटिंग सीन्स भी बड़ा कॉमन थीम होता है। हिंदू गॉड्स को डिपिक्ट करने के लिए मूर्ति, ये जो पेंटिंग बनाई जाती थी। साथ ही दीज आर डेकोरेटिव आर्ट फॉर पैलेसेस एंड टेम्पल्स। तो खासतौर पे जैसे राजस्थानी पेंटिंग्स में आगे चल के फोक पेंटिंग्स में आगे पिछवाई पेंटिंग, जो मंदिर के पीछे वाले भाग में जो पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें देवी देवताओं का चित्रण होता है, ठीक है, तो वो उसके मकसद से बनाई जाती थी। इंपैक्ट देखें तो राजस्थानी आर्ट ने एक डीप इंफ्लुएंस छोड़ा है हमारे कल्चर पे। स्टोरी टेलिंग उससे जो है वो प्रमोट होता है, साथ ही में हमें पुराने पीरियड के बारे में अच्छी खासी जानकारी भी मिल जाती है। ठीक है, आगे पहाड़ी पेंटिंग्स। पहाड़ी पेंटिंग्स जैसे मैंने कहा कि कृष्णा की थीम पर जो है, और हिंदू माइथोलॉजी की थीम्स, रोमांटिक डिवोशन, ये सब जो है वो पहाड़ी पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलता है। तो
ये सब चीजें प्रमोट की। दे प्रमोटेड रिलीजन, रिलीजियस ट्रेडिशंस, रोमांटिक डिवोशन, ये इसकी जो है ये खास चीज थी, ये इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। साथ ही पर्पस फिर वही कि धार्मिक ग्रंथों का चित्रण करना, जैसे गीत गोविंदा, भागवत पुराण, इनका चित्रण करना इस मकसद था। साथ ही इम्पैक्ट अगर कहें तो मिनिएचर पेंटिंग जो उत्तर भारत में कल्ट डेवलप हुआ, उसमें पहाड़ी पेंटिंग्स का एक बहुत बड़ा और गहरा योगदान रहा है। आगे फोक पेंटिंग्स पर आ जाते हैं। अब आखिरी सेक्शन की तरफ अब हैं और आखिरी जो है चीजें देखेंगे अब इसमें कि फोक पेंटिंग्स की इंपॉर्टेंस, उनकी पर्पस, उनको बनाए जाने का और उनका इंपैक्ट। तो सबसे पहले शुरू करेंगे बिहार की मिथिला रीजन की मधुबनी पेंटिंग से। मधुबनी पेंटिंग्स रिचुअलिस्टिक और कल्चरल लाइफ दिखाती है मिथिला रीजन ऑफ बिहार की, वहां की फेस्टिविटीज को दिखाती है, जो भी फेस्टिवल्स वहां पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, वहां पे मैरिजेस सीन्स बहुत डिपिक्ट किए जाते हैं। तो वो डिपिक्ट करने के लिए और उस कल्चरल फर्वर को दिखाने के लिए ये जो है ये मधुबनी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये उनकी सिग्निफिकेंस है। पर्पस भी वही है, वेडिंग सीन्स, बर्थ सीन्स और गुड फॉर्च्यून के लिए इनको बनाया जाता था। ठीक है, गुड फॉर्च्यून हासिल करने के लिए ये समझा जाता था बिहार के मधुबनी मिथिला कल्ट में। उसके अलावा मधुबनी को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली और कहते हैं कि महिलाओं के लिए आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं को बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ावा मिला, क्योंकि जब उन्होंने ये आर्ट प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उनको ब्रेड अर्निंग शुरू हुई, लाइवलीहुड मिला, कल्चरल आइडेंटिटी मिली इस रीजन को। तो ये सब जो है वो मधुबनी पेंटिंग्स का एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज वर्ली पेंटिंग्स। वर्ली पेंटिंग्स मैंने बोला कि ये ट्राइबल पेंटिंग्स मानी जाती है और ट्राइबल लाइफ को दिखाया जाता है इसमें। तो डिपिक्शन ऑफ ट्राइबल लाइफ इज देयर इंपॉर्टेंस, कनेक्शन ऑफ मैन विद नेचर, कम्युनिटी लाइफ और रिचुअलिस्टिक और फेस्टिवल ओकेजन्स, ये सब उसमें दर्शाए जाते हैं। पर्पस है डेली लाइफ के सीन्स को दिखाना, फार्मिंग, हंटिंग, रिलीजियस रिचुअल्स और कम्युनिटी इवेंट्स जो हैं वो ज्यादातर इस पर प्रदर्शित किए जाते थे वर्ली पेंटिंग्स में। ठीक है, वर्ली आर्ट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला है। ठीक है, तो वर्ली आर्ट ने जो है धीरे धीरे करके इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी हासिल किया है और ये ट्राइबल आर्ट से बढ़ के अब एक कल्चर ऑफ इंडिया या कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो बन के उभरा है। तो ये इसका इंपैक्ट है। आगे कलमकारी। कलमकारी आंध्र प्रदेश से। कलमकारी पेंटिंग्स हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज और रिलीजियस थीम्स को जो है वो कपड़े पर प्रदर्शित किया जाता है इसमें। और पर्पस मंदिरों में जो है इन वॉल हैंगिंग्स की तरह या टेंपल हैंगिंग्स की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता था देवी देवताओं के चित्रण के लिए। इस पर रामायण महाभारत के जो सीन्स है वो ज्यादातर जो है वो डिपिक्ट किए जाते हैं और उसी के लिए इनको बनाया जाता था। इम्पैक्ट, कलमकारी डेकोरेटिव एस्पेक्ट में इसने बहुत जो है पहचान बनाई है और शायद कमर्शियल एंगल जो है इसका अब एक बहुत बड़ा बन गया है। और साथ ही रिलीजियस और सेकुलर कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो उसमें हम देखें तो कलमकारी हैज वाइड फ्रेम ऑफ एरा। अब इसमें आप ये देखें कि कलमकारी के अंदर ना धार्मिक जो है थीम्स भी हैं, साथ ही सेकुलर थीम्स भी हैं और स्टोरी टेलिंग है, जो रीजनल जो किस्से हैं, जो आप ये कह लीजिए बहादुरी के या फिर अलग अलग जो किस्से हैं वो इसके जरिए जो है विजुअल आर्ट के फॉर्म में जो है वो डिपिक्ट किए जाते हैं। तो इससे क्या है कि बहुत हद तक उस रीजन में जो है वो एक कम्युनल ब्लेंड हासिल करने में भी ये कलमकारी पेंटिंग्स का बहुत बड़ा योगदान है। पटचित्र पेंटिंग्स की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया था जगन्नाथ मंदिर में या जगन्नाथ मंदिर के बाहर स्क्रोल यानी कपड़े के जो फोल्ड करके आप स्क्रोल खोलेंगे तो उस पर बने हुए ये चित्र आपको दिखाई देंगे। मकसद था माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है उनको डिपिक्ट करना और मंदिर में डेकोरेटिव पर्पस से ये पटचित्र पेंटिंग्स बनाई जाती थी मंदिर की डेकोरेशन के लिए। इंपैक्ट, इन्होंने जो रिलीजियस आर्ट है ईस्टर्न इंडिया की उसको प्रभावित किया है और साथ ही उड़ीसा की आर्टिस्टिक हेरिटेज का अब ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं पटचित्र पेंटिंग्स। ठीक है, आखिर में पहाड़ पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान। पहाड़ पेंटिंग्स जोशी भोपा कम्युनिटी, मैंने बताया था ये नैरेटिव आर्ट की तरह इस्तेमाल करते थे, धार्मिक मान्यताओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये इस्तेमाल की जाती थी।
इसके ये जो पेंटिंग है इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें कई लोकल डाइटीज पाबूजी और देव नारायण जैसे उनका उनका उनके जीवन का चरित्रण और वो सब दिखाने के लिए बेसिकली इनका इस्तेमाल किया गया, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंपैक्ट देखें अगर हम, तो इंपैक्ट क्या है कि ये जो फाड़ पेंटिंग्स हैं इसने राजस्थान में एक अलग पहचान बनाई है और वहां की कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में फाड़ पेंटिंग्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये था आज हमारा पेंटिंग का सेशन। तो ये जो सेशन है इसमें हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स को तोड़ के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो हमने पेंटिंग्स को समझा है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके जरिए आप एक रिच आंसर जो है वो बनाने में आपको मदद मिलेगी जरूर फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम। और इसके कंटेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अपने आंसर राइटिंग में वैल्यू डालने के लिए, और साथ ही में अपने बेसिक कंटेंट को भी बनाने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश की है ताकि आप आसानी से एवोल्यूशन ऑफ पेंटिंग को समझ पाए। ठीक है, एवोल्यूशन भी इसमें हमने समझाया और क्या क्या जो है डिफरेंट टेक्निक्स यूज की गई, मटेरियल यूज किया गया, वो सब हमने यहाँ पे कवर किया है। डिफरेंट अगर रूलर्स के द्वारा पैटर्नाइज किया गया तो वो भी हमने कवर किया। तो हमने इसको पूरा एक इंक्लूसिव तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा और आज के लिए प्रतिबद्ध सीरीज में मैं यानी हितेश कौशिक आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।